अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। क्या हाल? अब्दुल्ला हम आ गए। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू? क्या हालचाल हैं आप लोगों के? आपके क्या हाल हैं? बेटर इफ यू आर इन कराची बिकॉज चले बारिशें वगैरह तो हो गई, लेकिन कल रात लास्ट बारिश हुई, रात को होती रही हल्की हल्की, और सुबह सूरज निकला हुआ है, धूप है। अच्छा, मेरे यहाँ सुबह भी बूंदाबांदी हो रही थी। अच्छा, मेरे यहाँ नहीं हो रही थी। हो रही थी, सूरज निकला हुआ था और एवरीथिंग वाज ड्राइंग अप एक्चुअली। अब ये जो सिस्टम है ये बेसिकली कमज़ोर हो गया है। बात दरअसल ये है, महकमा मौसमियात ने भी यही कहा था कि 3 दिन मुसलसल बारिश के बाद ये सिस्टम कमज़ोर हो जाएगा, लेकिन दिल थाम के बैठिए क्योंकि 1 हफ्ते बाद दोबारा इसी तरह का या इससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सिस्टम कराची में आने की पेशगोई है। कल ही क्लाइमेट एक्सपर्ट वाज ऑन आवर शो और उन्होंने बताया कि 29 से कराची के लिए, 29 इज नेक्स्ट वीकेंड बाय द वे, कराची के लिए एक और स्पेल जो है, स्ट्रॉन्ग स्पेल, वो एक बन रहा है जो हो सकता है। बट इन द मीन टाइम एटलीस्ट हम आज की बात कर लें तो आज मामला लगता है कि रैप अप हो गया है। मेन आर्टरीज जो हैं वो ट्रैफिक के लिए खुली हुई हैं। ज़ाहिर है लो लाइंग एरियाज़ में गार्डन का इलाका है, चिड़ियाघर के अतराफ़ की सड़कें हैं, और जहाँ जहाँ लो लाइंग एरियाज़ हैं वहाँ पानी अभी भी मौजूद है, और जहाँ जहाँ पानी उतर रहा है या उतर गया है वहाँ एक्चुअली अब सड़कों की हालत जो है ना वो आया हो रही है। अब वो नजर आ रही है। इन एनी केस ये जो शॉट्स हम दिखा रहे हैं ये कल रात के हैं, और आपको पता है कि जब बारिश हो रही होती है, व्हेन इट इज हैपनिंग, तो उस वक्त ट्रैफिक का बहुत बुरा हाल हो जाता है। सो ये उसके कुछ शॉट्स हैं, बिकॉज कल वक्फे से शाम के बाद 4-5 बजे के बाद फिर बारिश होती रही, कहीं बहुत तेज हुई, कहीं हल्की हुई। अंडरपासेस हैं, इट सीम्स लाइक दे आर स्टिल नॉट ओपन, एंड दोज व्हिच आर ओपन वहाँ पे कीचड़ और कूड़ा इतना है कि जाहिर है वो अजब मंजर पेश कर रहा है। ये रिंग रोड वाला खुल गया है, बाय द वे अब्दुल्ला, अंडरपासेस का भी वही सीन है कि जब पानी उतरेगा तो पता चलेगा। ये बंद है अब तक, अब से कुछ देर कबल के मनाजिर हैं, बैरियर रखे हुए हैं। So third day and the underpasses of the city, which happen to be on the main arteries of the city, are still not open yet, क्योंकि वो पानी वहाँ से ड्रेन नहीं हुआ। ये ले कुछ अंडरपासेस के हम आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। मे बी द वेट इज के ये खुद ही इवेपोरेट हो जाएगा पानी, जब बारिश जब कंप्लीटली रुकेगी तो फिर जाके इसको निकालेंगे। पंप करते होंगे लेकिन फिर बारिश हो जाती है। पंप्स का भी तो हमने बताया है, लिमिटेड पंप्स हैं, अगर इन अकॉर्डेंस विद द अमाउंट ऑफ बारिश जो हो रही है, और जगह जगह नज़र भी आते हैं कि लगे हुए हैं, बिकॉज पानी इतना खड़ा होता है ड्रेनेज सिस्टम का, तो अब हम मजीद क्या ही बात करें। लेकिन इट हैज़ टू बी सेड कि आज सुबह कराची जो है वो जरा बेहतर दे रहा है। कल हमारे पास थे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ सिंध मुराद अली शाह, और उन्होंने हमारे प्रोग्राम में कहा था कि पानी निकालने के लिए बहुत तब्दीलियां करनी पड़ेंगी, और अगर फंड्स आ भी गए, से पहले भी उनका शॉट चल रहा था, तो पूरा शहर खोदना पड़ेगा तभी शायद बात बनेगी। शहर तो बहुत सी जगहों पे वैसे अभी भी खोदा रहा है। एक दफ़ा दोबारा सुन लेते हैं कि उनका क्या कहना था। होना क्या चाहिए था, हमारी अपनी गलती जो मैं बता रहा हूँ। यू कैन नॉट सॉर्ट ऑफ एक बटन दबा के सारा पानी इमीडिएटली नहीं निकाल सकते। आप 10 साल भी काम करें ना तो पूरा शहर खोद के रख देंगे, और वो जो अगले साल बारिश आएगी तो शहर खुदा हुआ कहेंगे इसकी वजह से इतनी अमवात हुई। तो डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी कम्स इनटू प्ले। द प्रोविंशियल हेड ऑफ द डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी कैन ऑर्डर एनीवन। एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर डिप्टी कमिश्नर बिकम्स द हेड ऑफ द डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। ही शुड हैव द अथॉरिटी, और he has the authority to order anyone. He can even tell the chief minister, तुम्हारा ये काम है, तुम ये करो आज. This is how it should work. Governor Kamran the model is there. The model is there, but did this model come into place? District commissioners जो हैं उन्होंने ये जिम्मेदारी निभाई या उन्होंने नहीं निभाई? ये जरा क्वेश्चन मार्क है वैसे। अच्छा जी, अच्छा, गवर्नर कामरान तिजोरी वाज आल्सो ऑन द शो यस्टरडे, उनसे भी बहुत बातें हुई, और उनसे ये भी बातें हुई कि वफाक किस तरह मदद कर सकती है, और जो वादे वफाक ने पहले किए हुए हैं वो कब पूरे होंगे, और उन्होंने भी बहुत बातें की। इनफैक्ट उनका कहना था कि वफाक ताउन ज़रूर करेगा। अब एग्जैक्टली क्या कॉन्टेक्स्ट था ये देखें। बात यह है कि वफाक के साथ पहली दफ़ा है कि पीपल्स पार्टी के बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, और सूबे में उनकी हुकूमत है ही, और काम किया जाए और हल निकाला जाए, तो मैं नहीं समझता कि कोई भी वफाकी इदारा, चाहे वो कराची में शारा फैसल पे हो, चाहे वो मुख्तलिफ इलाकों में बटे हों,
बात यह है कि आपको बैठकर एक डॉक्यूमेंट बनाना है ना, मास्टर प्लान बनाना है, वो कहाँ है? अब भी देर नहीं है। हम अगली बारिश का इंतजार ना करें जी। हम अगली बारिशों में फिर ये ना कहें कि इतनी मिलीमीटर बारिश थी जिसका हमारे पास हल नहीं था। हमें हल निकालने से किसी ने नहीं रोका। अच्छा जी, जमात इस्लामी कराची के अमीर मोनिम जफर भी हमारे साथ थे और उन्होंने कहा कि अगर नालों की सफाई हर 3 महीने बाद होती रहे, साल में एक दफ़ा का ये इवेंट ना बन जाए। वैसे साल में एक दफ़ा तो आप घर भी साफ करना चाहें तो नहीं हो सकता। मतलब देयर इज अ स्प्रिंग क्लीनिंग एंड देन देयर इज अ डेली क्लीनिंग। मतलब बड़े सफाइयों के भी बड़े डिफरेंट तरीके होते हैं और कम लगे अगर रेगुलरली नाले साफ होते रहें। उन्होंने कहा जी अगर ये होते रहते तो पानी निकल जाता और यही सिस्टम हमारे लिए काफ़ी होता। अब ये भी देख लें जिस तरह शहर कराची के मरकजी नालों को साफ होना चाहिए था, वो नाले साफ नहीं हुए और चोकिंग पॉइंट होने की वजह से और जो नालों के लिए रकम मुख्तस की गई थी 60 करोड़ रुपए सूबाई हुकूमत ने मुख्तस किए थे, लेकिन काम ही शुरू नहीं हुआ। जब काम ही आप जून की 28 तारीख को शुरू करेंगे, जुलाई का पूरा महीना आपने काम ही नहीं किया और ये काम तो क्वार्टरली होने का है, साल में एक मरतबा होने का भी नहीं है। तो जब ये सारे पैसे करप्शन की नजर हो जाएंगे, देखिए सबसे आइडियल पोजीशन तो यही है, इस शहर में बाइख्तियार बल्दियाती निजाम होना चाहिए है। अच्छा जी, इसी पे ज़रा बात कर लेते हैं सारी सूरत हाल पर। अब शहर में मामूलात ज़िंदगी बहाल हो गए हैं, बहाल हो रहे हैं और ज़ाहिर है अभी भी कुछ चैलेंजेस हैं, पर्टिकुलरली इस बारिश के बाद। अब अगले हफ्ते की क्या तैयारी है हमारी? अभी तो रिहैबिलिटेशन का काम शुरू हो नहीं सकता। और दूसरा चलें अगले हफ्ते की तैयारी की भी अब्दुल्ला आपने बात कर ली है, बट एक्चुअली अब से हेंसफोर्थ हमारी क्या तैयारियां हैं? हर साल एक रिपीट सिचुएशन नहीं हो सकती है एंड वी डू सी ओके एंड टू गिव इट द डेविल इट्स ड्यू, चलें अगर कहना है तो थोड़ी सी बेहतरी परहैप्स हम देखते हैं, बट वो इतनी कम होती है कि वो 2 बारिशों में ही ख़त्म हो जाता है सीन। तो लिहाजा हमें कोई लॉन्ग स्टैंडिंग, कोई स्टेबल किस्म का ओवरहॉलिंग एटलीस्ट इन आर ड्रेनेज सिस्टम चाहिए। हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारी रोड कंस्ट्रक्शन, ये QC का तो मैं कहती हूँ क्वालिटी कंट्रोल का एक पूरा डिपार्टमेंट बना देना चाहिए सिंध हुकूमत को, ताकि वो होगा। लेकिन वो किधर है? आपने सड़कों की हालतें देखी है, नई नई सड़कें जो बनी हुई हैं, नए हाईवेज जो बने हैं, वो भी इन बारिशों से टूटे हैं। मतलब तो ये चीजें तो देखनी पड़ेंगी। अहम मकामात होते हैं ना। अभी मेरा गुजर हुआ चिड़ियाघर के अतराफ में जो सड़कें हैं। अब चिड़ियाघर किसी भी शहर का एक हाईलाइट होता है, यहाँ पे नहीं है, दैट्स अ ट्रेजेडी। लेकिन चिड़ियाघर के अतराफ में जो सड़कों का हाल है ना, मतलब आप हैरान भी होते हैं कि ये कराची शहर है, इसमें एक ही बेचारा चिड़ियाघर है और उसके इर्द गिर्द या तो सड़कें हैं नहीं, और जहाँ जहाँ हैं वहाँ 1.5 फुट पानी अभी भी है। बहुत सी जगहों से पानी अभी भी निकाल लिया गया है एंड शहर में ओवरऑल मामूलात ज़िंदगी नॉर्मल ना हो। सईद गनी वज़ीर बल्दियात हमारे साथ मौजूद हैं। गनी साहब, ज़ाहिर है हम जब से बारिशें हो रही हैं तब से डिस्कशन हो रही है। कल हमारे साथ गवर्नर थे, वज़ीर आला थे, जमात इस्लामी के अमीर थे। आज हमने आपको जहमत दी है। हम आपसे जानना चाहते हैं कि एक ये मौक़िफ़ कि अगर शहर में नालों की, बड़े नालों की सफाई रेगुलरली होती रहे, ये ईयरली इवेंट ना बन जाए, तो जितना इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास है इतना भी इतनी बारिश को हैंडल करने के लिए काफ़ी हो या बेहतर हो। मतलब बारिश भी ज्यादा थी लेकिन वो हाल ना हो जो हुआ ट्यूसडे को। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अब्दुल्ला। देखें, ये जो बात आप कह रहे हैं ना कि सारा साल नालों की सफाई होती रहे 3 महीने ये बाद, इसलिए जी नहीं मैं वजह आपको बताता हूँ। देखिए, इसलिए ठीक नहीं है कि हमारे यहाँ बदकिस्मती से पूरा साल लोग इसमें कचरा फेंकते रहते हैं जी। अच्छा, ये हमेशा से ये होता है कि जब ये बारिशों का मौसम आता है तो उससे पहले नालों की सफाई करते हैं ताकि फिर किसी को इतना बीच में वक्त ना हो कि दोबारा कोई गंदगी उसके अंदर हो सके। अगर लेट से बारिशों के फौरन बाद भी हम शुरू कर देते हैं तो 3 महीने बाद फिर उसमें कचरा होगा। बारिशें तो नहीं हो रही होगी लेकिन उसमें कचरा होगा, उसमें बहुत अच्छा खासा जो है ना वो अखराजात आते हैं और उसका फायदा कोई नहीं होता। वो नाले नॉर्मली चल रहे होते हैं, अगर बारिशें ना हो रही हो तो उसमें कोई इशू होता नहीं है। प्रॉब्लम सिर्फ बारिशों में आता है और उससे पहले उसकी सफाई कर ली जाती है। जो बात जमात इस्लामी के बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि नालों की सफाई नहीं हुई, ये बात गलत इसलिए है कि जून के आखिरी हफ्ते में नालों की सफाई का काम शुरू कर दिया गया था। अब ये तो मुमकिन है कि कहीं कहीं कोई एक आध जगह चौकिंग पॉइंट्स उनके रह गए हो, इससे मैं इख्तलाफ नहीं करता, शायद हो, उस पर भी मुझे यकीन नहीं है, शायद हो सकता है हो। लेकिन जनरली तमाम जो बड़े नाले थे उनकी प्रॉपर सफाई हो गई थी और उन्होंने अच्छा परफॉर्म भी किया नालों ने। ये नहीं कहता कि नालों में पानी गया नहीं,
लेकिन एक चीज जो लोग अक्सर कह रहे होते हैं कि बड़े नाले बना दिए जाएं, कुछ कर दिया जाए, नाले आप जितने बड़े बड़ा बना दें, बारिश जब उससे ज्यादा होगी ये प्रॉब्लम आएगा आपको। जब नालों में पानी जाना शुरू होता है तो उसकी एक कैपेसिटी होती है, उससे ज्यादा वो पानी ले नहीं सकते, और वो जब तक पानी उतरता है, डिस्पोजल उसका होता है, उसके बाद जो मजीद पानी सड़कों पे या शहर में होता है वो उतरना शुरू हो जाता है। अब ये कोई शख्स बैठ के कैलकुलेट नहीं कर सकता आज कि ये अगले साल कितनी बारिश होगी, उससे अगले साल कितनी बारिश होगी, उससे अगले साल कितनी बारिश होगी। हमारे यहाँ नालों के साथ प्रॉब्लम ये, मैं आज भी आपको एक बात बताऊं, एमक्यू हम पे इतनी तनकीद करती है, न्यू कराची में एक नाले के ऊपर मुस्तफा कमाल साहब ने 7,000 दुकानें बनवाई हुई जो आज भी मौजूद हैं। हमने जब उनके खिलाफ ऑपरेशन की बात की, उसको तोड़ने की कोशिश की, तो एमक्यूएम खुद कोर्ट में गई है, ख्वाजा इजार साहब उनके वकील हैं, उन्होंने स्टे ऑर्डर लिया हुआ उस पर। और इस तरह के भी बहुत सारे नाले हैं कराची में। जाहिर है कि जो नाले आज से 30 साल पहले थे, आज जब आप बैठ के बात कर रहे हैं तो आज उनकी तादाद में इजाफा होने के बजाय कमी हो गई है, इसलिए कि उनके ऊपर इंक्रोचमेंट्स कर दी गई हैं। ये कोई आसान काम नहीं है। हुकूमत तोड़ने जाती है, वही जमातें जो हमें तनकीद कर रही हैं वही जाके वहां पे शोर मचाती हैं, एहतजाज करवाती हैं, अदालतों में जाती हैं, स्टे ऑर्डर लेकर आ जाती हैं। तो मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा उनको भी रियलिस्टिक होना चाहिए। ठीक है, मानते हैं कि अगर 7,000 दुकानें हैं, लोगों का कारोबार है, उसका कोई अल्टरनेट करना चाहिए, लेकिन वो एक अलग चीज है, उस पर बैठ के बात की जानी चाहिए ना कि ओके, गनी साहब गॉट योर पॉइंट। लेकिन हम अब आपकी अपनी एक असेसमेंट भी समझना चाहते हैं। अब ये बारिशों का ज्यादा होना और कंसिस्टेंटली ये भी फोरकास्ट होना कि हर साल ही ज्यादा बारिशें होंगी, अंडरस्टैंडेबल कि इतने बड़े नाले दोबारा से रिकंस्ट्रक्शन करना जो इस लेवल की बारिशों को अकोमोडेट करें, ड्रेनेज सिस्टम्स हों, लेकिन कुछ तो बेहतरी आनी चाहिए। अगर आप 30 साल पुरानी वाली जो बात कर रहे हैं, उस वक्त जमाने भी कुछ और थे, एनवायरनमेंट भी कुछ और था, कराची में आबादी भी कम थी, बारिशें भी कम होती थी, मतलब वो दैट्स नॉट अ कंपैरिजन। वी आर इन अ डिफरेंट वर्ल्ड ऑल टुगेदर, इट्स अ डिफरेंट रियलिटी। तो थोड़ी सी कैपेसिटी बढ़ाना विज़-वी इन कंपैरिजन टू व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग, क्योंकि अब तो पिछले कुछ सालों से हमने ये डिफरेंस देखना शुरू कर दिया है। जो बात मैं कर रहा हूँ वो बिल्कुल रेलेवेंट है, इसलिए कि जब आप जो बात आप कह रही हैं उसी से बिल्कुल जुड़ी हुई है कि जब बारिशें ज्यादा हो रही हैं और हमारे वो नाले जो मौजूद हैं लेकिन इंक्रोच हैं, अगर वो खाली करा दिए जाएं तो शायद कुछ फर्क उससे पड़ जाएगा उन इलाकों में, खासतौर पे जहां पर ये नाले मौजूद है, और वो आबादियां जाएं, आपके कैमरा में जाके दिखा दें वहाँ क्या हालत है लोगों की। नॉर्मल दिनों में बड़ी हालत खराब होती है, तो वो नाले जो हैं वो खाली होने चाहिए। लेकिन जो दूसरी बात आपने कही कि जी नए नाले बनाए या कुछ करें, देखिए कराची शहर में नए नालों के रास्ते निकालना बड़ा मुश्किल काम है और जान जोखिम में डालने वाली बात है। ये कोई रेगिस्तान नहीं है, जंगल नहीं है। एग्जिस्टिंग की कैपेसिटी बढ़ाई जा सकती है? नहीं, कैपेसिटी का भी एक इशू होता है ना। देखिए, इसकी लेवलिंग का बड़ा चक्कर होता है। आप बहुत ज्यादा ऊंची दीवारें नहीं कर सकते हैं, बड़े इसके अंदर टेक्निकल मामला होते हैं। लेकिन मैं आपको एक चीज और बता दूं कि कल सीएम साहब ने भी शायद ये बात आपसे कही थी कि 2022 में जब बारिश हुई जो इससे बहुत ज्यादा थी, उसके बाद हमने कहीं पर कुछ जाके काम किए हैं और उनकी वजह से उन इलाकों में निस्बतन शिकायतें कम हुई। उसमें नर्सरी का मकाम भी शामिल है। यहाँ पर पहले बहुत ज्यादा तबाही थी, तो कई दिनों तक शारा फसल बंद रहती थी और लोग जो वहाँ जिनकी मार्केट्स हैं वो छतों से ऊपर तक उनका पानी चला जाता था। इस मरतबा प्रॉब्लम हुआ जरूर, लेकिन निस्बतन कम हुआ। और ये मैं आपको वजह बता दूं, आप शायद क्योंकि कराची में आपको पता होगा, ये नर्सरी का मकाम जो एक प्याला है बिल्कुल, और बहुत सारी जगहों से पानी यहाँ पे आता है। तो ये कोई एक्सपेक्ट अगर करे कि नर्सरी पे बिल्कुल पानी नहीं ठहरेगा, ये पॉसिबल नहीं है। अच्छा, गनी साहब, एक और मॉडल मुल्क में काम कर रहा है एंड दैट इज डिगिंग वेल्स, या फिर ज़ेरे ज़मीन जो है ना पानी की सतह बढ़ाने के लिए टेक्नोलॉजी वो भी आ गई है। अब नर्सरी या फिर आप लोग एक्सपर्ट्स की मदद ले सकते हैं। लाहौर में मुतअद्दिद ऐसे कुएं बना दिए गए हैं ज़ेरे ज़मीन, जहाँ पे जो प्याले नुमा जगह हैं वो पानी वहाँ चला जाता है या स्टोर हो जाता है। एट द सेम टाइम गनी साहब, What do you think can we do? मतलब एक अलग चैप्टर है आवाम की क्या जिम्मेदारी है, लेकिन अभी आपने कहा कि दीगर जमातों से भी सवाल होना चाहिए। मगर आप सब लोग स्टेक होल्डर्स जब तक मिल के नहीं बैठेंगे, क्योंकि एक से बात करते हैं वो कहता है दूसरे की जिम्मेदारी है, दूसरे से बात करते हैं पहले की वजह से हुआ, जमात इस्लामी, पीपल्स पार्टी, MQM, कंटोनमेंट सारे, क्योंकि ज़ाहिर टाउन्स बटे हुए हैं ना सारे, KPT, KDA आपके ज़ेरे इंतज़ाम जो आते हैं, जब KMC, जब तक कोई कोऑर्डिनेशन नहीं होगी ये बहस तो चलती रहेगी, हर साल होगी। तो ये कोऑर्डिनेशन किसने करनी है या ये लिएज़ॉन किसने बनाना है? मैं इस पे आने से पहले ना थोड़ी जो बात मैं पहले कर रहा था, जी देखें, आपको याद होगा पिछली दफा जब बारिशें हुई ना तो गुलिस्तान जफर एक जगह है PCHS में, उसकी फुटेजेस बड़ी वायरल हुई। PCHS ब्लॉक 2 की बड़ी वायरल हुई, लोगों ने दिखाया 5-6 फुट पानी खड़ा है। इस मरतबा वो नहीं आई है।
इसलिए कि वहां भी हमने कुछ काम किया जिसकी वजह से वहां लोगों की परेशानियों में कमी हुई है। यूसुफ गोट की फुटेजेस बड़ी वायरल हुई थी, वहां हमने काम किया है, उसकी वजह से परेशानियां कम हुई हैं। स्टार गेट पे भी हमने किया, लेकिन प्रॉब्लम कुछ और। आपको तो शारा फैसल पे क्या है, पूरी शारा फैसल पे कुछ मकामात ऐसे हैं जहां पर हम रोड से पानी निकालते हैं, लेकिन उसके आसपास कुछ आबादियां हैं, वहां से पानी मुस्तकिल पंप आउट किया जाता है बाहर रोड के ऊपर। अब एक तरफ आप बारिश का पानी निकाल रहे होते हैं, दूसरी तरफ से पानी उस पर आ रहा होता है। अभी जो डिग रोड का आपने बताया अंडरपास का इशू, उसका इशू ये नहीं था कि हम पानी नहीं निकाल पा रहे थे, हम जहाँ पानी का डिस्पोजल कर रहे थे वहां में प्रॉब्लम हो रही थी, वहां में रोका जाता था कि पानी जो है आप इधर मत फेंकें, अब वहां से वापस पानी आता था। इसी तरह हमारा जो बंद है, वो अभी रात 4 बजे तक वो खाली तो हो गया है, वो पुलिस को कर देंगे शुरू। लेकिन वो चैलेंजेस हमें जो दूसरे दरपेश होते हैं ना, कि हमारे पास आगे बड़े मसले होते हैं कि पानी अगर हम निकाल रहे हैं तो वहाँ निकालने वाली जो जगह होती है वहाँ से रेजिस्टेंस आती है, वहाँ मसला होता है। अच्छा, यही तो मसले हैं जिसके लिए हम कह रहे थे कि कोऑर्डिनेशन कैसे होगी, वन विंडो ऑपरेशन हो तो शायद बेहतर हो जाए। अब मैं आऊँ जो दूसरी बात आपने कही, देखिए अब्दुल्ला, मैं ये बात हमेशा दोहराता हूँ कि इस तरह की जो कुदरती आफात होती हैं, आजमाइशें होती हैं ना, उसमें कहीं पर भी इस तरह की जो मुखालिफ सियासी जमातें होती हैं वो नहीं करती जो कराची में होता है। आप अब देख लीजिए, लाहौर में कभी किसी ने ये नहीं किया होगा। अभी जो बारिशें हुई पिंडी में हुई, इसके पंजाब के और इलाकों में हुई, इवन बुनेर में इतना हो गया, मेरा ज्यादा मैंने देखा शायद चीफ मिनिस्टर अभी तक वहां पे नहीं गए। लेकिन ये सवाल वहां नहीं हो रहा है, हम भी नहीं करते। चले ठीक है, एक मुश्किल थी, एक तकलीफ थी लोगों के लिए, उसे गुजरना चाहिए, जो वक्त आता है हमें गुजार देता है। कराची में ये प्रॉब्लम है, बदनसीबी हमारी ये है कि जब इस तरह का कोई वाकया होता है तो बजाय इसके कि तमाम लोग मिलकर लोगों की, शहरियों की मदद करें, हुकूमत का साथ खड़े हो जाएं ताकि हम लोगों को क्राइसिस से निकालें, वो हमें और लान तान करना शुरू कर देते हैं और ऐसी जगह ढूंढते हैं कि जहां पर इस तरह की सूरत हाल हो, लोग मुश्किल में, ताकि हमें वो गालियां दे सके। हमने बोरियां निकाली हैं, हमने ईंटें निकाली हैं, बड़े बड़े पत्थर निकाले नालों से, हमने बोतलें निकाली हैं बड़ी बड़ी पानी की भरी हुई, जो अंदर लोगों ने डाल दी थी ताकि ऐसे डिस्पोजल ना हो सके। ये चैलेंजेस भी हमें सामने करने पड़ते हैं और ये बदकिस्मती से कोई और नहीं करता, इसी शहर में रहने वाले हमारे मुखालिफिन करते हैं। और ये पूरे पाकिस्तान में या शायद पूरी दुनिया में आपको ये नहीं मिलेगा जो यहाँ पे हो रहा होता है। तो हमें कम से कम जब आप ये सारी चीजें क्रिटिसाइज करते हैं तो ये चीजें थोड़ी सी ध्यान में रखा करें कि हुकूमत अपनी पूरी कोशिश करती है और हमने की है। अल्लाह का शुक्र है कि इतनी मुश्किल हुई, इतनी तकलीफें हुई, लोगों की जाने भी गई, लेकिन हमने 4-5-6 घंटों के अंदर अंदर कोशिश की कि सड़कें जो है वो हमने खोल दी। अच्छा गनी साहब, जी वी गॉट इट, बिल्कुल ये बहुत सी चीज़ें जो हम देख भी रहे हैं। आपने कराची की आवाम का भी जिक्र किया तो उनका हम यहाँ ज़रूर मेंशन करना चाहेंगे कि जिस तरह उन्होंने अपने घर, अपने दिल, अपनी दुकानें, अपनी फैक्ट्रीज खोली हैं ट्यूसडे नाइट को जब लोग फंसे हुए थे ट्रैफिक में, दैट नीड्स टू बी कमेंडेड। मतलब बहुत बड़ा दिल चाहिए। जब पीडीए में नहीं था, जब डबल नहीं थे और औरतें और बच्चे सड़कों पे फंसे हुए थे, it was the people of this city जो के मदद के लिए so hats off to the people of this city and definitely उनकी रेजिलियंस की तो क्या बात करना। नहीं, बल्कि मैं तो ये भी कहूंगा कि शहरियों ने वॉलंटियरली लोगों की मदद भी की है। जी जी बिल्कुल वही बात हो रही है। जो दुकानें थी, मकान थे, वो अपनी जगह, लेकिन वो शहरी जो सड़कों पे मौजूद थे, मोटरसाइकिल पे सवार थे, जो अकेले थे, उन्होंने फैमिलीज को मदद की, उनको निकालने की कोशिश की। ये बात बिल्कुल अपनी जगह ठीक है। लेकिन जो दूसरी बात देखें, आपने ये सवाल अभी शुरू में बात भी की थी कि पता नहीं डिप्टी कमिश्नर से किया, मैं तमाम लोगों से राब्ते में था, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप्स बने हुए थे, तमाम लोग लोकेशंस दे रहे थे, वीडियोस दे रहे थे, तस्वीरें दे रहे थे। मैं आपको ये बता दूं, काम सब ने किया है। अब चूंकि ये क्राइसिस इतने बड़े थे, हमारे पास जाहिर है कि जो वर्कर काम कर रहे होते हैं फील्ड में, उनकी तादाद इतनी ज्यादा नहीं होती कि कराची जैसे बड़े शहर में हर मकाम पे वो मौजूद हो। मैं इस बात को मानता हूँ। अब आप बताइए, फॉर द फ्यूचर प्लानिंग आप लोग क्या वाटर रिजर्वायर बनाने की तरफ जाएंगे? हमारे सामने हम मतलब गैर मुनासिब भी बाज़ लोगों को लगता है कि जी लाहौर की मिसाल बार बार दी जाती है, लेकिन लाहौर में बहुत से मकामात पे ये प्याला बनने का और पानी जमा होने का मसला था। कज़ाफ़ी स्टेडियम है, लक्ष्मी चौक है। सो यू नो दिस इज़ अ टेक्नोलॉजी, दिस इज़ एन इंजीनियरिंग दैट दे यूज्ड और ज़ेर ज़मीन वाटर रिजर्वायर बनाए जहाँ पानी संखोल की तरह वहाँ चला जाता है। साहब ये बड़ा अच्छा मौका भी है क्योंकि वाटर इश्यूज हैं कराची के, और अब हमें पता है कि साल में 1-2 दफ़ा तो इतनी बारिश हो जाती है कि दैट कुड रिजॉल्व पार्टली सम ऑफ द इश्यूज। तो और हम पानी की स्टोरेज भी होगी। बिल्कुल उसी की बात हो रही है, तो हम उस तरफ सोच रहे हैं।
इस पर हुआ ये पहले कई दफा डिस्कशंस हुई भी हमारी, इस पे बातचीत भी हुई है, लेकिन शायद कहीं ना कहीं कोई टेक्निकल इश्यूज आते हैं, लेकिन ये मैं समझता हूँ कि पॉसिबल है और इसको हमें कर लेना चाहिए कि अगर कोई टेक्निकल इश्यूज है तो उसका भी हमें कोई सोल्यूशन निकाल लेना चाहिए। अब इस पर दोबारा हम बैठेंगे, मैंने कहा कि जब कोई इस तरह के क्राइसिस आ जाते हैं तो उस क्राइसिस में से हम सीखते भी बहुत कुछ है, और हमने 2022 की बारिशों से काफी चीजें सीखी और उसको हमने ठीक करने की कोशिश की। इसमें भी इंशाल्लाह ताला हम कोशिश करेंगे कहीं अगर हमारी कोताही है, कोई हमारी खामी कहीं रह गई है तो उसको हम दूर करें, और आइंदा अगर ऐसे कोई मसाइल आते हैं तो कम से कम शहरियों की मुश्किलात कम हो सके। अच्छा गनी साहब, एक और चीज वी हैव टू आस्क यू, ये हमारी सड़कों की कंस्ट्रक्शन का क्या प्रॉब्लम है? ये एक वंस एंड फॉर ऑल आप हमें जवाब दे दें या फिर ये इशू रिजॉल्व कर दें। नई सड़कें बनती हैं, अब ये बारिश जो हुई है कराची के हिसाब से ज्यादा बारिश हुई है, लेकिन दुनिया में होती है ऐसी बारिश, कोई इतनी बड़ी बात भी नहीं है। हमारी सड़कें सस्टेन नहीं कर सकती, मतलब कोई सड़क नहीं है इस वक्त। जो नई शाहराएं भी बनी हुई हैं, शाहराएं भुट्टो ही देख लें, उस पे क्रैक्स आए हुए हैं। तो व्हाट इज अप विद द क्वालिटी ऑफ दिस कंस्ट्रक्शन? अच्छा, शाहराए भुट्टो की मैं आपको एक चीज बता दूं, देखें वो सड़क अभी तक मुकम्मल नहीं हुई थी, उसका काम चल रहा है। बट सर वो खुल गई है इन द सेंस कि ट्रैफिक जाती है उस पे, तो इतनी तो चल ही रही है। मैं ये आगे आपसे बात करने जा रहा था। हमने शहरियों की सहूलत के लिए जितना पोर्शन, जितनी सड़क उसकी बन गई थी, उसको हमने चला दिया था। उसमें अभी भी बहुत सारी चीजें रहती हैं जो उस सड़क की मुकम्मल होने के लिए जरूरी है। ये जो चीज सामने आ गई है इसको हम देख रहे हैं, लेकिन जब ये सारी मुकम्मल हो जाएगी तो मुझे उम्मीद है कि इस तरह की कोई मसाइल पैदा नहीं होगा। दूसरी बात, शाहराए भुट्टो जो है चूंकि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की बुनियाद पर बनाई गई है, तो उसमें अगर कोई खुदा न खासा ऐसे मसाइल आ जाते हैं तो उसमें गवर्नमेंट का कोई लॉस नहीं है। वो जो पार्टी इसको बना रही है 25 साल तक उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उसको मेंटेन भी करेगा, उसको चलाएगा भी, सारे खराजात उससे खुद बेयर कर रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद भी हम इसको देख रहे हैं। लेकिन ये जो आई है चीज सामने, ये इसलिए नहीं कि मुकम्मल होने के बाद से मसला पैदा हो गया, इसलिए कि उसमें अभी बहुत सारी चीजें रहती हैं, उसकी वजह से मसाइल पैदा हुए, उसको हम देख रहे हैं। बाकी जो सड़कों की आपने बात की, देखिए कराची में मसला हमारे साथ ये है कि कई सड़कों पर तो स्टॉर्म वाटर ड्रेन्स मौजूद हैं, लेकिन अक्सर जो छोटी सड़कें निस्बतन उस पर ये नहीं है निज़ाम। जब ये नहीं होता तो पानी कहीं से भी आ जाए, चाहे वो सीवरेज का हो चाहे बारिश का हो, अगर थोड़े वक्त के लिए वो खड़ा रह जाता है तो वो सड़क को डैमेज करता है और फिर ग्रेजुअली अगर बढ़ती जाती है वो। अच्छा, उसका एक सोल्यूशन तो हमने ये किया है कि हम बहुत सारी जगहों पे जहां पॉसिबल है हम वो पेवर ब्लॉक्स लगाना शुरू कर दिए हमने, ताकि कम से कम वो बारिशों में खराब नहीं होते। और दूसरा ये कि जो रोड कटिंग का काम आता है उसमें तो वो इजीली दोबारा रिप्लेस हो जाते हैं और पूरी सड़क आपको दोबारा बनानी नहीं पड़ती, वो सारा ठीक हो जाता है। तो कई जगहों पर हम वो जहाँ पर पॉसिबल है हम उसको कर रहे हैं। जो सड़कों की क्वालिटी की बात है, हमने कराची शहर में बहुत सारी ऐसी सड़कें बनाई हैं जो शायद कई बारिशें गुजर गई हैं लेकिन उनमें खराबी नहीं हुई है। कहीं कहीं पे ये आ रहा है वो जो स्टॉर्म वाटर ड्रेन हम कोशिश करेंगे कि हर सड़क के साथ करें, लेकिन इस वक्त पिछले कोई 8-7 सालों से सिंध हुकूमत ने जितनी नई सड़कें बनाई हैं उसके अंदर ये मैंडेटरी होता है कि आप स्टॉर्म वाटर ड्रेन उसके अंदर रखेंगे। जिन सड़कों में पहले नहीं था उसको हम करते जा रहे हैं। तो ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता ये इंशाल्लाह ताला, क्योंकि कराची फिर कह रहा हूँ बहुत बड़ा शहर है, हर सड़क के ऊपर ये एक साल में हम नहीं डाल सकते, लेकिन जहाँ जहाँ सड़कें दोबारा हम बना रहे हैं उसमें ये उसके अंदर हम रखते जा रहे हैं ड्रेनेज का सिस्टम भी। सर मतलब जाहिर है बड़ी रिसर्च भी है, कुछ बड़े एक्सपर्ट अर्बन प्लानर्स भी अब इस शहर में मौजूद हैं। एक इस पे इमरजेंसी प्लान हो या कोई टास्क फोर्स बने तभी इस शहर के मसाइल हल हो सकते हैं, बिकॉज ये अंडरस्टैंड करना कि इस शहर को बेहतर करना, इसके लिए विल भी चाहिए, जो कि हमें उम्मीद है कि आप लोगों की गवर्नमेंट में है और होगी। लेकिन उसके लिए अब हमें आगे से कुछ एक्शन नजर आएगा। रेंजर्स हेडक्वार्टर्स के सामने जो पानी का दरिया बनता है, जो सैलाब आता है, वो हमारे सामने है। गवर्नर हाउस के आगे, ज़ियाउद्दीन अस्पताल के आगे, फिर ओल्ड सिटी एरिया गार्डन तो आप भूल जाएं। अभी मैं आ रहा हूँ तबलीगी जमात का जो मरकज है वहाँ पे 4 दिन से 3 फुट पानी खड़ा हुआ है। चिड़ियाघर के अतराफ एक तरफ वो पेवर लगा दिए गए हैं, इर्द गिर्द जो बाकी चिड़ियाघर की बाउंड्री वॉल से टच कर रही है सड़कें, सड़क है ही नहीं, सिर्फ गड़े हैं। ऐसा लगता है जंग हुई है, अभी यहाँ पे किसी ने बम फेंका था। सो ये सारे इश्यूज भी हैं। हाउ डू वी डील विद दिस? देखें, आपने ओल्ड सिटी एरिया की बात की ना, वजीर मेंशन जहाँ जो कायद मोहम्मद अली जिन्ना की जाए पैदाश है, वहाँ जो पिछली बारिश हुई थी उसकी सूरत हाल आपके पास फुटेज होगी, जरूर निकाल लीजिएगा, देख लीजिएगा। जी जी, वहाँ पे इस मरतबा, हाँ जी, इस मरतबा मैंने खुद विजिट किया
पानी वहाँ बिल्कुल था, लेकिन पहले के मुकाबले में कम था। और जब मैं वहाँ गया हूँ तो वहाँ से पानी बिल्कुल निकल चुका था, थोड़ा आसपास के इलाकों में पानी मौजूद था। अच्छा, पिछली मरतबा मैं खुद, मुझे याद है वहाँ मुहर्रम के अयाम में कोई जुलूस भी निकलना था, मैं खुद गया हूँ। मेरे पास SUV थी, ज़ाहिर है कि कार में हम जा नहीं सकते हैं, उसके बॉनेट से ऊपर पानी था उस इलाके में भी। लेकिन आज जब मैं गया हूँ तो वहां पर पानी कोई 6, 7, 8 इंच था। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हमारी इंटरवेंशन की वजह से फर्क जरूर पड़ा है। लेकिन मैं फिर आपको कह रहा हूँ कि अगर कोई ये तवक्को करेगा ना कि ये अगली मतलब बारिशें खुदा न खासा ऐसी हो जाती हैं, तो कुछ नहीं होगा। डिस्पाइट ऑफ हम जितने एफर्ट कर रहे हैं, कहीं ना कहीं थोड़ी तकलीफ आती है। 200 मिलीमीटर 300 मिलीमीटर अगर बारिश होगी और कोई ये एक्सपेक्ट करे कि सड़कों में सर 200 मिलीमीटर नहीं है। एक तो कोई महकमा मौसमियात कह रहा था कोई रिकॉर्ड नहीं टूटा, दूसरा ये बारिश ज्यादा हुई है, बारिश ज्यादा हुई है, सर्टेनली हुई है। लेकिन हमें इसके लिए भी क्लाइमेट चेंज में तैयार रहना चाहिए कि आगे हम खुदा न खास्ता तो कह सकते हैं, लेकिन बारिशें शायद अब ऐसी ही होंगी। सर अब्दुल्ला, मैं ये गुजारिश करना चाह रहा हूँ, मैंने नहीं कहा कि रिकॉर्ड टूटा है, रिकॉर्ड तो 2022 में टूटा था, 2022 में टूटा था, इस मरतबा रिकॉर्ड नहीं टूटा। लेकिन हमारे यहाँ जो एवरेज बारिश कराची उससे बहुत ज्यादा बारिश थी। अच्छा, मैं उसके साथ साथ ये कह रहा हूँ कि जब दुनिया में कहीं पे भी बारिश थोड़ी सी ज्यादा हो जाए तो जो रूटीन लाइफ लोगों की होती है वो मुतासिर होती है। कुछ अरसे के लिए पानी सड़कों पे आता है। हमें ये एक्सपेक्ट भी नहीं करना चाहिए कि अगर बारिशें ज्यादा हो जाएं, एवरेज से ज्यादा हो जाएं, तो हमारी लाइफ एज रूटीन में जिस तरह चलती है उस तरह चलती रहेगी। तो थोड़ा सा मेंटली हमें इस बात के लिए तैयार भी होना चाहिए। अब भी सवाल हमसे ये किया जाता है कि क्या यकीन करेंगे, क्या करेंगे, अगले साल ऐसा ना हो। भाई इसकी गारंटी कोई नहीं दे सकता आपको। हाँ, जो हमने बताया कि जहां जहां हमें चीजें नजर आती हैं वहां बेहतरी हम करने की कोशिश करेंगे कि उसके आज जो लोगों को तकलीफ हुई है उनकी तकलीफ में वो कमी आ जाए, और हम थोड़ा सा कोई और निजाम, जो नई टेक्नोलॉजी आ गई है, नई से कहीं कोई हम कोई सीख ले दूसरे शहरों से और कोई इसमें बेहतरी लेकर आ जाए, वो हम बिल्कुल करेंगे। अगर आप ये कर लें तो सर हो जाएगा और हमें ज्यादा दूर भी नहीं जाना होगा। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। शुक्रिया गनी साहब। मतलब हमारे मुल्क में ही ऐसे एग्जांपल्स हैं जहां डील किया जा रहा है ज्यादा बारिशों के लिए। अच्छा जी, तहरीक इंसाफ ज़रा खुश थी, उनको लग रहा था रिलीफ मिला है। उन्होंने इस फैसले को, जो ज़मानत हुई है बानी PTI की कल सुप्रीम कोर्ट से, उन्होंने कहा जी उम्मीद की किरण नज़र आ रही है उन्हें इस फैसले की वजह से। तहरीक इंसाफ चंद दिनों से वैसे भी बदली नज़र आ रही है। लगता यह है कि वो अपनी सी कोशिश कर रहे हैं कि सिस्टम में रहें, और सियासी बका ज़ाहिर है उनकी, क्या उन्हें लगता है कि इसी में है, ये तो वक्त बताएगा। अच्छा, फिर अपोजिशन लीडर की नाअहली के बायस PTI ने कौमी असम्बली और सेनेट में नए अपोजिशन लीडर्स का इंतखाब कर लिया है। कौमी असम्बली में महमूद खान अचकज़ई और सेनेट में आज़म सवाती को नामजद किया है। अगरचे पार्टी की तरफ से बाज़ाब्ता ऐलान नहीं किया गया, लेकिन सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा कल तस्दीक उन्होंने कर दी कि ये नामजदगियाँ इमरान खान ने खुद की हैं। सो डायरेक्ट फ्रॉम द टॉप। और सिर्फ ये नहीं, पार्टी ज़राए बता रहे हैं कि ज़मीनी इलेक्शन का बायकॉट भी खत्म कर दिया। बाय द वे हैदर शिराजी हैं, नुमाइंदा हैं हमारे जो PTI के मामलात को देखते हैं, इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। हैदर, सबसे पहले जो इस वक्त सोशल मीडिया पे टॉप ट्रेंडिंग है मामला, वो है अलीमा खान के साहबजादे की गुमशुदगी या उनके अगवा का या उनको गिरफ्तार करने का मामला। क्या उस पर डेवलपमेंट हुई है अब तक? क्या उन्हें पेश किया जाएगा आज? और कुछ पता लगा कि किन केसेस में उन्हें गिरफ्तार किया गया है? देखें, कानून तो कहता है कि 24 घंटे के अंदर अंदर करीबी किसी भी अदालत में उसे पेश करना होता है। लेकिन दूसरी जानिब ये जो गिरफ्तारी अमल में लाई गई है, इससे कबल PTI के रहनुमा बहुत ज़्यादा तशवीश का इजहार भी करते रहे हैं कि बानी PTI की बहन के बेटों के हवाले से ही पार्टी के अंदर से क्यों आवाज़ें उठ रही हैं। मशाल यूसुफजई ने पार्टी के एक ग्रुप में एक तफसील भेजी और कहा कि अलीमा खान के बेटे आज़ाद घूम रहे हैं। इसके अलावा शरफसल मरवत तो अलीमा खान के एक बेटे का नाम लेकर कहते रहे कि वो आज़ाद घूम रहे हैं। दूसरी तरफ पार्टी के अंदर से ख़ानदान में से इमरान खान को माइनस करने के लिए ये ग्रुपिंग हो रही है। और जब ये गिरफ्तारी हुई है अलीमा खान के एक बेटे की, तो हमारे सोर्स से बता रहे हैं कि ये अलीमा खान के जिस बेटे की गिरफ्तारी के लिए कोशिशें की जा रही थी वो गिरफ्तार ना हो सके, दूसरे बेटे को गिरफ्तार किया गया है। वो उस वक्त चूँकि घर पे मौजूद थे, जो कि सियासी अमल में इतने शरीक नहीं होते। हालांकि ये जो बेटे गिरफ्तार हुए हैं ये अलीमा खान के साथ मुतअद्दिद मौक़ों पर अडियाला जेल भी आते रहे हैं, और अडियाला जेल में
वो बाहर अपनी वालदा और जो उनकी खाला हैं उनके साथ वो वहाँ मौजूद और इंतज़ार करते रहे हैं। और उनका पाकिस्तान में मौजूद होना या वहाँ यहाँ सियासी अमल में इस हद तक था कि वो अपनी वालदा और खाला जो उनकी हैं उनके साथ हमेशा सिर्फ रहते थे। और इस मरतबा जब ये गिरफ़्तारी का अमल हुआ, इससे कबल भी जिस तरह शेर अफजल मरवत ने मुतअद्दिद मौक़ों पर कहा कि अलीमा ख़ान के बेटे क्यों गिरफ़्तार नहीं हुए, तो हमारे सोर्स आज सुबह में बात कर रहा था उनसे, उनकी जानिब से भी ये बताया गया कि ये जो लाहौर में या मुल्क भर में एहतजाज का मामला था उसके कनेक्शन में अलीमा ख़ान के बेटे की गिरफ़्तारी का अमल होना था। और ये पीटीआई के मरकज़ी रहनुमा भी दावा कर रहे हैं कि ये गलत बेटे पर हाथ डाल गया है, ये तो उनकी जानिब से दावा किया जा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ पार्टी के अंदर तशवीश है कि एक तरफ उन्हें रिलीफ किसी हद तक तो ज़मानत की हद तक मिल रहा है, लेकिन अब भी क्रैकडाउन का सिलसिला जारी है। और जबकि दूसरी जानिब एक बड़ा ग्रुप इस वक्त सामने आया है जो कौमी डायलाग की तरफ पार्टी को ले जाना चाह रहा है। और महमूद खान चकज़ई ने जो इस हवाले से इनपुट दिया था उससे इत्तफाक करता नज़र आ रहा है। अच्छा हैदर, क्या कौमी डायलॉग के हवाले से हम क्या समझें, क्योंकि ये पहले भी बातें होती रही हैं, मतलब जो शेर आया वाली बात होगी कि हमेशा बैठते हैं बात आगे कोई जाती नहीं है। अब होपफुल नज़र आ रहे हैं, बैरिस्टर अकील का भी ये कहना है कि पीटीआई के कुछ रहनुमा हैं, उन्होंने मुज़ाकरात के लिए उन्हें अप्रोच भी की है। इससे हम क्या अखज़ करें, मतलब पहले भी कुछ नहीं हुआ, सीरियसनेस दोनों साइडों से नजर नहीं आई, तो अब ज्यादा एक्सपेक्टेशन क्या रखी जाए? और कंसिडरिंग कि महमूद खान अचकज़ई की बात में कितना वजन होगा या जो वो जिस नतीजे पे वो पहुंचेंगे वो ये सब मान लेंगे, मतलब वो वक्त भी ठीक है, पता नहीं याद कराना चाहिए नहीं याद कराना चाहिए। बानी पीटीआई स्टेज पे खड़े होकर उनकी चादर ओढ़ के नकलें उतारते थे। हाँ, तो इससे हम कितना इस बात को सीरियस लें? देखें, जेल शख्सियात के लहजे और सियासी तरीक़ाकार को बदल देती है। ये मुमकिन है कि बानी पीटीआई का भी तरीका किसी हद तक बदला हो और इसी तरह हम ये कह सकते हैं वो तो बदल गया होगा। और इसी सिलसिले में जो महमूद खान अचकज़ई का नाम आया, तो ये तोशा खाना केस की समात के मौका पर यह मामला सामने आया था, जहां बानी पीटीआई से इससे कबल एक समात में मुशावरत हुई और वकला के साथ मुशावरत की गई और पीटीआई की क़यादत की जानिब से ये नाम भेजे गए थे। बानी पीटीआई के साथ उस वक्त मुशावरत हुई और उन्होंने फ़ाइनल किए और अली बुखारी के ज़रिए एक आखिरी पैगाम था। और ये पैगाम इस सूरत में अमल दरामद की तरफ बढ़ेगा जब शिबली फराज और उमर अयूब के हवाले से अदालत की जानिब से जो स्टे किया गया है या मामला रोका गया है वो मामला जो ख़त्म होता है। और अगर वो अपोजिशन लीडर बरकरार नहीं रहते जिसके हवाले से मामला फिर आगे बढ़ाना होगा, तो महमूद खान अचकज़ई बतौर अपोजिशन लीडर होंगे। ये बात अलग है कि पार्टी के अंदर से चंद अफराद अपोजिशन लीडर के उम्मीदवार थे और गुज़श्ता चंद समातों के मौका पर वो अपने ग्रुप के अफराद के हमरा मुख्तलिफ समातों पर भी नज़र आए, लेकिन अब उनको इस वजह से मायूसी हुई है कि बानी पीटीआई ने चूँकि महमूद खान अचकज़ई का नाम दिया है तो गुज़श्ता पीटीआई के हवाले से जी हैदर पुरानी बात है कि वो ग्रीवेंसेस हो जाते हैं जब कोई कंटेंडर हो और उसको ना वो ओहदा मिले। जल्दी से वो ब्रीफली ये बता दें, ये जो 8 मुकदमात में बानी पीटीआई को जमानत मंजूर हुई है, बड़ा रिलीफ है उनके लिए, लेकिन व्हाट डज दिस एक्चुअली मीन? और भी बहुत से केसेस हैं, रिहाई की तरफ आपको लगता है ये उस डायरेक्शन में बात जा रही है? देखिए, बानी पीटीआई अभी रहा नहीं हो सकते क्योंकि उन पर अलकादर केस भी है आगे, और दूसरा रावलपिंडी इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत के हवाले से खालिद यूसुफ चौधरी जो बानी पीटीआई के वकील हैं, उन्होंने गुज़श्ता रोज़ हमें बताया कि चूँकि उनकी गिरफ़्तारी अलकादर केस समेत जो रावलपिंडी में उन पे 26 नवंबर और दीगर केसेस हैं इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में जो नए केसेस हैं, तो उन केसेस में ज़मानत होगी तभी बानी पीटीआई रहा हो सकते हैं। ये तो खालिद यूसुफ चौधरी कह रहे हैं, लेकिन दूसरी जानिब अपोजिशन इत्तेहाद के हवाले से पार्टी के मुतअद्दिद रहनुमा ये कह रहे हैं कि ये जो अदालती रिलीफ मिल रहा है, ये अगर अपोजिशन मुश्तरका कौमी डायलाग की तरफ बढ़ती है तो ये इससे भी मजीद बेहतरी आ सकती है। बहुत शुक्रिया हैदर, थैंक यू। ऑलराइट, ब्रेक ले रहे हैं, वापस आ रहे हैं, वापस आके क्रिकेट की बात हमने काफी दिन हो गए नहीं, टीम हमारी पहुंच गई है दुबई और प्रैक्टिस भी शुरू करें। चलें बात करते हैं। अच्छा जी, ओवरऑल हम वेदर की सूरत हाल ज़रा मालूम कर लेते हैं। कराची में तो द सिस्टम हैज़ कम टू एन एंड, जो मौजूदा सिस्टम था अगले हफ्ते जो होगा वो होगा, लेकिन सक्खर और सिंध के दीगर शहरों में क्या सूरत हाल है? सक्खर हम जाएंगे सबसे पहले।
यासिर फारूकी हमें बता रहे हैं। जी बिल्कुल, गुड्डू और सक्खर बैराज के मुकाम पर एक बार फिर से सैलाबी सूरत हाल पैदा हो चुकी है। गुड्डू बैराज के मुकाम पर दरमियाने, सक्खर बैराज के मुकाम पर निचले दर्जे का सैलाबी रेला गुजर रहा है। सक्खर बैराज हुकाम के मुताबिक आइंदा 2 से 3 रोज में गुड्डू बैराज पर ऊंचे दर्जे का, जबकि सक्खर बैराज के मुकाम पर आइंदा 24 से 48 घंटों के दरमियान दरमियाने दर्जे का सैलाबी रेला गुजरेगा। गुड्डू से सक्खर बैराज के दरमियान जो भी कच्चे का इलाका है, सैकड़ों एकड़ ज़रई अराजी है, वो मुकम्मल तौर पे ज़ेरे आब आ चुकी है। मुकामी अफराद ने अपने गाँव गोठों को सतह आब से ऊंचा रखा हुआ है, लेकिन ज़मीनी रास्ता उन अफराद का मुकम्मल तौर पर मुनक़ता हो चुका है, जो अपनी आमदो रफ्त के लिए कश्तियों पे सफर करने पे मजबूर हैं, जबकि ये सैलाबी सूरत हाल तकरीबन 1 हफ्ते तक इसी तरह जारी रहेगी। जी अच्छा जी, देख लिया आपने कि काफ़ी पानी वहाँ भी भरा हुआ था और सैलाबी सूरत हाल 1 हफ्ते तक जारी रहेगी, ये कहना था। लेट्स क्विकली गो टू लिया और वहाँ से पता करते हैं, फरीदुल्लाह हमें बता रहे हैं वहाँ क्या सिचुएशन है। दरिया सिंध ज़िला लिया की गरबी तरफ 78 किलोमीटर लंबाई में बहता है और इस वक्त दरिया में ऊंचे दर्जे का सैलाब है। 4,84,000 क्यूसेक का बड़ा रेला इस वक्त लिया की हदूद से गुजर रहा है। ज़िला की तमाम रिवराइन जो 20 की 20 यूनियन काउंसिल हैं वो इस वक्त ज़ेरे आब हैं। लाखों एकड़ पर खड़ी फसलें जिनमें गन्ना है, कपास है, तिल है, सब्ज़ चारा है, वो ज़ेरे आब आ चुकी हैं। और मुसलसल पानी खड़ा रहने की वजह से 2 हफ्तों से, क्योंकि सैलाबी सूरत हाल है इन नशेबी इलाकों में, तो जो कच्चे मकानात हैं वो गिर गए हैं। इस वक्त जो फ्लड कंट्रोल रूम है लिया का, उनका कहना है कि चश्मा बैराज से पानी की अखराज जो है उसमें कमी आ गई है और अगले 24 घंटों में ज़िला लिया में भी पानी का जो है सतह वो भी कम होगी और बहाव में भी कमी आएगी। जी ठीक, ये है सूरत हाल। अभी क्रिकेट की बात तो रह गई, लेकिन अभी ब्रेक भी लेनी है। अभी पूरा घंटा पड़ा हुआ है, बहुत सी बातें करनी है हमने, क्रिकेट की भी बात करनी है और चूंकि द वीक इज एंडिंग एंड हाउ इट वाज, तो उस हवाले से भी बात करेंगे। टेकिंग ए हेडलाइन ब्रेक है। सी यू। वेलकम बैक जी। वेलकम। अच्छा, कल कराची में एक और हादसा हुआ और जिसमें ज़ाहिर जान भी गई, मुतादिद लोग ज़ख्मी भी हुए और उसकी हम ताज़ा तरीन मालूमात लेते हैं। काशिफ मुश्ताक होंगे हमारे साथ ही। वी आर टॉकिंग अबाउट का गोदाम, एक्चुअली जो फायर क्रैकर्स वगैरह होते हैं ना, तो वो पूरा ऑलमोस्ट क्या उसका शोर था और क्या मनाजिर थे, बड़े हौलनाक मनाजिर, बहुत ही हौलनाक मनाजिर था, क्योंकि इनिशियली नहीं पता था कि एक्चुअली क्या हो रहा है। बहुत से लोगों ने तो ये भी समझा क्योंकि बारिशें चल रही हैं तो कहीं बिजली गिरी है, कहीं लाइटनिंग हुई है, कंफ्यूजन थी फॉर अ वाइल, और फिर पता चला कि ये पटाखों का गोदाम है। और वी नीड टू फाइंड आउट मोर अबाउट इट कि इतने रेजिडेंशियल एरिया में ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है जहाँ पे कमर्शियल भी है, रेजिडेंशियल भी है। काशिफ बताइएगा अभी क्या सूरत हाल है, जख्मियों की हालत कैसी है? अब्दुल्ला, जख्मियों की हालत कुछ बेहतर है। अब तक 5 अफराद जो हैं वो इसमें जाँ बाक हुए हैं और 30 के करीब जख्मी हैं, जिन्हें कराची के मुख्तलिफ अस्पतालों में पहले शिफ्ट किया गया और उसके बाद निजी अस्पताल भी जो है वो जख्मियों को शिफ्ट किया गया है। ये हुआ यूँ कि गुज़िश्ता रोज़ एमए जिन्ना रोड पर जब ये धमाका हुआ तो दूर दूर तक ना सिर्फ इस धमाके की आवाज़ सुनी गई, उसके बाद एक भगदड़ मची और जो स्पॉट है वहाँ भी लोग जो हैं वो कभी जो है वो भागे भी हैं और साथ साथ कुछ मदद के लिए भी वहाँ पहुंचे हैं। रेस्क्यू टीमें वहाँ पहुंची और उसके बाद जब फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहुंची हैं तो सबसे पहले ये कोशिश की गई कि आग पर काबू पाया जा सके। फिर ये इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही थी कि आया इस गोदाम के अंदर कितने ज्यादा पटाखे जो हैं वो मौजूद हैं, उस हवाले से भी जो है वो चीजें क्लियर की गई और फिर जख्मियों को वहाँ से मुंतकिल किया गया। इसी दौरान जो यहाँ से जो वर्कर थे या फिर जो मेन इंतजामिया के लोग थे, उनकी जानिब से इस कारखाने से या इस गोदाम से पटाखे जो है वो गाड़ी के अंदर मुंतकिल किए जा रहे थे। फिर जो वहाँ लोग मौजूद थे उन्होंने उस गाड़ी को भी जो है वो निशाना बनाया और तोड़ फोड़ की। तो इस तमाम दो तीन चीजें जो कि हमें जरा क्लैरिटी चाहिए। नंबर 1 ये बता दें कि ये जो गोदाम था यहाँ मैन्युफैक्चर हो रहे थे ये पटाखे या स्टोर हो रहे थे या यहाँ बनते थे, ये बता दें। दूसरा, ये जो इलाका है ये एरिया कमर्शियल एरिया है, रेजिडेंशियल एरिया, क्योंकि हमें ये भी बताया जा रहा है कि ऊपर कुछ फ्लैट्स वगैरह भी थे तो लोग रहते भी हैं।
बिल्कुल ऊपर फ्लैट थे और ये रेजिडेंशियल एरिया है, नीचे बहुत बड़ा एक गोदाम था और गोदाम के अंदर ये पटाखे जो है वो स्टोर किए हुए थे। यहाँ पैकिंग की जाती थी, बाकायदा पैकिंग करने के बाद जो है वो यहाँ से दूसरी शॉप्स पर जो है वो मुंतकिल किए जाते थे। वैसे थोड़ी सी हैरानी भी है क्योंकि इट इज लाइक आप बम के ऊपर रह रहे हो, किसी के लिए भी जाहिर है, किसी को पता हो तो क्या रिहायशियों को पता था कि यहाँ ये फायरवर्क्स का गोदाम है और ऐसे कोई भी आतिशबाजी का सामान मनो टनो जो है वो किसी बिल्डिंग की बेसमेंट में डंप कर सकता है। मतलब लाइकवाइज हमें तो ये बात भी बड़ी कंसर्न करती है कि जब सिलेंडर्स की दुकानें होती हैं और ऊपर रेजिडेंशियल्स होते हैं तो ये तो पूरा एक गोदाम है जहाँ ये तो है ही बारूद। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। हमने इस वाकये के दौरान ही जो है वो पुलिस हुकाम के जो आला अफसरान हैं, डीआईजी साउथ है उनसे बात की, डीसी साउथ हैं उनसे हमने बात की कि आया ये जिम्मेदारी किसकी और इसको चेक किसने किया, एनओसी किसने दी और ये कितनी पुरानी जो है वो एक गोदाम और शॉप यहाँ मौजूद थी। तो बताया गया कि काफी पुराना यहाँ ये गोदाम मौजूद था और ऊपर रिहायशी जो बिल्डिंग्स है वो बनी हुई है। तमाम इस हवाले से एनओसी के हवाले से पूछा कि आया इनको जारी की गई थी, तो उनकी जानिब से बताया गया कि इतनी बड़ी तादाद में यहाँ पटाखे रखना जो है वो नहीं बताया गया था। एनओसी जरूर दी गई थी, कहा यह गया था कि एक लिमिटेड जो है वो तादाद होनी चाहिए इन पटाखों की, लेकिन उसके बावजूद बहुत बड़ी तादाद में जो है वो स्टोर किए गए थे यहाँ पटाखे। तो इस हवाले से भी चेक एंड बैलेंस किया जा रहा है, जबकि इस वाक़े का मुकदमा अब तक जो है वो सरकार की मुद्दत में दर्ज किया गया है और मुकदमे में कत्ल बिल सबब की दिफात शामिल की गई है। पुलिस की जानिब से बताया जा रहा है कि इसी वाक़े के अंदर जो इस गोदाम का ऑनर है और उसका भाई है वो दोनों जख्मी हुए हैं। उनकी हालत इब्तदाई तौर पर तफ्तीशनाक बताई जाती थी, फिर उन्हें जो है वो कराची के निजी अस्पताल मुंतकिल किया गया और वहाँ पुलिस ने अपनी सिक्योरिटी लगा दी है। दोनों भाई जो है वो उनकी जो है वो हिरासत में भी लिया जाएगा इस हवाले से और उनसे छानबीन भी की जाएगी। जबकि जो अयूब नाबी इनका भाई है उनसे जब इब्तदाई तौर पर छानबीन की गई तो उनकी जानिब से बताया गया कि वर्कर उस वक्त अंदर काम कर रहे थे, सिलेंडर जो है उसकी कोई वेल्डिंग का काम चल रहा था, इसी दौरान जो है वो शोले भड़के हैं। और मतलब सॉरी काशिफ, हम आपको इधर ही रोकेंगे, थैंक यू सो मच, क्योंकि दिस इज टू मच। मतलब कि एक तो पता था सारों को कि ये एक स्टोरेज है पटाखों के लिए और वेल्डिंग हो रही है और वेल्डिंग हो रही है उसके अंदर, उसके बाद एक लिमिट दी हुई है कि इससे ज्यादा स्टोरेज नहीं कर सकते। हु इज गोइंग टू चेक? एक दफा आपने एनओसी दे दिया, ओके कर दिया, तो दिस इज पाकिस्तान। आई एम सॉरी, एक्सपेक्ट करें कि कैपेसिटी अगर 20 रुपए की है तो ये 200 की चीजें जो हैं वो लाके रखेंगे, नंबर वन। नंबर टू, लोग जब अपार्टमेंट्स वगैरह ढूंढ रहे होते हैं, रहना स्टार्ट करते हैं, तो यू नीड टू सी व्हाट्स अराउंड यू। और ये विजुअल देखें हुमा, बड़ा पावरफुल है। मतलब क्या खूबसूरत आसमान नजर आ रहा है और एकदम से क्या होता है, ये अनबिलीवेबल। मतलब ये जब देखिए ना, विदाउट नोइंग कि यहाँ क्या हुआ है, तो खौफ आ गया था कि ये बम फटा है, क्या ये ऑलमोस्ट एक बम ही फटा है और क्या हो सकता है। सो लोगों को भी थोड़ा सा ज़्यादा प्रोएक्टिव विजिलेंट होना है और फिर डिमांड करें कि रेजिडेंशियल एरियाज़ में ये चीज़ें नहीं चलेंगी। So you can do it. Now talking of cricket, पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने मुत्तहिदा अरब अमारात में होने वाली 3 मुल्की सीरीज की तैयारी शुरू कर दी है। कौमी टीम ने आईसीसी ग्लोबल क्रिकेट एकेडमी में पहला प्रैक्टिस सेशन किया है। पाकिस्तान अफगानिस्तान मुत्तहिदा अरब अमारात के दरमियान 3 मुल्की सीरीज 29 अगस्त से शुरू होगी। इफ्तिताही मैच जी पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान होगा और हमारे साथ हैं जी अहमद शहजाद साहब, क्योंकि हमने उनसे बात करनी है कि जो सिलेक्शन हुई है उसमें हम क्या कॉम्बिनेशन कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग। बहुत सी बातें हैं, लेट्स स्टार्ट विद आप बताइएगा कि पीसीबी ने नए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स का बिल्कुल ऐलान किया है। मजमूई तौर पर तो ये लगता है कि स्टार पावर, साबका रिकॉर्ड्स, पुरानी परफॉर्मेंसेस, उसकी बुनियाद पर कुछ भी नहीं हुआ। मौजूदा फॉर्म और परफॉर्मेंस पर कॉन्ट्रैक्ट जो हैं वो दिए गए हैं, विच इज़ एक्चुअली गुड। आपको भी ऐसा ही नज़र आ रहा है? देखिए, जहां तक परफॉर्मेंस की बात हो रही है, अगर परफॉर्मेंस को देखते हुए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट अनाउंस होता तो ये जिस तरह ए कैटेगरी खत्म हुई है ना, उस तरह ये बी कैटेगरी भी खत्म हो जाती, क्योंकि आपके प्लेयर्स की परफॉर्मेंस ये है कि 9वें नंबर की टीम छोड़ के जा रहे हैं वो। तो खैर, अभी मेरे ख्याल से ख्याल रखा गया है, कुछ पॉजिटिव है कुछ नेगेटिव है। पॉजिटिव ये है कि ए कैटेगरी खत्म की है, बिल्कुल ठीक किया है। और फिर याद है ना, ये वही एक कैटेगरी थी जिसमें इन प्लेयर्स ने पीसीबी को ब्लैकमेल किया था, फिर एक साइलेंस भी बीच में डलवाया था, जो कि वही साइलेंस था जो एजेंट को लेके आने वालों में से था। उसने आके और ज़का अशरफ को डराया था कि सर ये इवेंट खेलने प्लेयर्स गए हुए हैं,
अगर आप लोगों ने इनकी बात ना मानी तो ये प्ले इवेंट से क्विट कर देंगे। फिर 60-60 लाख तनख्वाहें हुए, 3-3 साल के कॉन्ट्रैक्ट साइन हुए। हसीबुल्लाह बलोचिस्तान का एक वाहिद प्लेयर था जो मेहनत करके बेचारा बच्चा अच्छा बैट्समैन है, विकेट कीपर बैटर, आपने उसको फारिग कर दिया है। यही तो प्लेयर्स होते हैं जिनको फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग करना है ताकि वो अपनी क्रिकेट में फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग होकर अपना घर बार संभाल सकें और फ्री माइंड के साथ क्रिकेट खेल सकें। तो कुछ पॉजिटिव है, कुछ नेगेटिव है, बहुत सारी पॉजिटिव भी है, लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जिन पे बात हो सकती है। अच्छा, बड़ा दिलचस्प है ये क्रिकेट बोर्ड के ने कैटेगरी 1 के लाइक अभी आप भी कह रहे हैं किसी को नहीं समझा। अगर वाकई ऐसा है कि इस कैटेगरी में मेरिट पर कोई एक भी कौमी क्रिकेटर पूरा नहीं उतरता तो ये बजाते खुद बड़ी तशवीशनाक बात नहीं है अहमद? यही तो तशवीश थी जिसकी हम आप ही के चैनल पे बैठ के, जियो पे बैठ के पिछले 1 साल से लगे हुए हैं। इसी की वजह से तो रिटायरमेंट लेके बाहर आए थे। यही तो वो बातें थी जो हम आपको बताना चाह रहे थे और जो कोई समझ नहीं रहा था। तो आज ये जो डिसीजंस हो रहे हैं ये वही हमारी बातों की तशरीह हो रही है, हमारी बातें सच्चे साबित हो रही है कि आप लोगों के सिस्टम के अंदर कोई एक भी एक कैटेगरी का प्लेयर मौजूद नहीं है। आपने जिनको पहले भी रखा हुआ था जबरदस्ती रखा हुआ था। तो यही तो बात है कि आपने इतना अरसा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने क्या किया है, कोई चीज डेवलप नहीं की है, टीम का बेड़ा गर्क करके छोड़ दिया है। 9वें नंबर की टीम है, वेस्ट इंडीज की 9वें नंबर की टीम के साथ आप हारते हैं तो आपका फ्यूचर क्या छोड़ के जा रहे हैं ये प्लेयर्स भी, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने क्या तैयारियां की थी चीजों के लिए। तो बिल्कुल ये तशवीशनाक मरहला है और बिल्कुल नाजुक मरहला है। अब हमने अगर इसको आगे की तरफ लेके चलना है तो खुदारा ये जो यंगस्टर्स हैं इनको सपोर्ट करना है। सबसे पहले मेरिट के यंगस्टर लेके आने और उनको फिर आगे सपोर्ट करना है मिलके। दैट्स द ओनली वे फॉरवर्ड। अदरवाइज अगर हमने ऐसा कौम मिलके ऐसा ना किया तो ये हालात आपके सामने है। कल एक कैटेगरी खत्म हुई है, परसों अगले साल ये बी कैटेगरी भी खत्म हो जाएगी। तो अगर अभी भी जानिबदार तरीके से सिलेक्शन होती ना ये सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की, तो आपकी बी कैटेगरी में भी एक आधा ही प्लेयर बनता होगा और उसके अलावा कोई नहीं बनता। तशवीश की बात डेफिनेटली है। आए अब ज़रा डी कैटेगरी की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि इन कॉन्ट्रैक्ट्स में एक तनकीद ये भी हो रही है कि टेस्ट टीम के कप्तान यानी शान मसूद को डी कैटेगरी में जगह मिली है। मतलब इज़ दैट इवन अ कैटेगरी जहां डी तक बात पहुंच जाए? तो क्या इससे ऐसा नहीं लगता कि टेस्ट क्रिकेट हमारी तरजीहात में कहीं बहुत ही पीछे है जब कप्तान डी पे है? नहीं जी, तरजीहात में पीछे नहीं है। सबको पता है कि शान मसूद कैसे कप्तान बने हैं, इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं है। जिस तरह ये कप्तान बनाए गए हैं उसी तरह का जो आपने बीज बोया है वही फ्रूट निकल के आ रहा है। तो आप खुद लाफिंग स्टॉक बन रहे हैं ना। शान मसूद को क्यों बनाया कप्तान? बताएं फिर आके इस कौम को वो कैसे कप्तान बने हैं, किन परफॉर्मेंसेस पे बने हैं, किसके कहने पे बने हैं। तो जब आप इस तरह के डिसीजन लेते हैं वो भी अल्टीमेट फॉर्मेट के अंदर, यहाँ से पता लगता है कि आप कितने सीरियस हैं इस स्पोर्ट को लेके। आप लोगों ने मेरिट का कत्ले आम किया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर, इसीलिए तो ये हाल है आज पीसीबी के 9वें नंबर की टीम वेस्ट इंडीज जो दुनिया में किसी से नहीं जीतती है वो आपकी पूरी टीम को हराती है। दैट इज द रीजन ओनली। और यही चीजों की हम बातें करते रहे और आज वो चीजें आपके और दुनिया सबके सामने आ रही हैं। ये सोशल मीडिया पे जितना मर्जी हंगामा बरपा हो जाए, हम सबको पता है दैट कैन बी मैनेज्ड। We've all done that अपने अपने टाइम पे। लेकिन दुनिया अब समझदार है, वो देख रही है कि पाकिस्तान टीम के क्या हालात हैं। थैंक यू अहमद शहजाद, थैंक यू। ये कॉन्ट्रैक्ट्स वाली बात ना बहुत ज़्यादा ही हमें भी कंफ्यूज कर रही थी और टेंशन भी एक थी कि हम वेयर आर वी और हम कहाँ पहुँच गए हैं कि हमारी पूरी जितना हमारा टैलेंट पूल है जो इस वक्त एग्जिस्टिंग है उसमें कोई ए ग्रेड नहीं है। वाई आर दे इवन देयर? एक सवाल ये भी उठता है ना, यू नीड टू बी एट द टॉप, otherwise you don't have a place there, but apparently everybody has a place. Changing the topic again और मौसम की दोबारा बात करेंगे। ये changing the topic तो ना हुआ, मौसम का तो हम बात कर ही रहे हैं। और हम सर्दन पंजाब की भी जरा मालूम करेंगे सूरत हाल। वहाँ पे भी कुछ देहात जो हैं वो अफेक्ट हुए थे। राजनपुर से इलियास रजा हमें ज्वाइन कर रहे हैं and he has updates for us. राजनपुर ड्राई सिंध में 3 रोज से मुसलसल पानी की सतह बुलंद हो रही थी और लेकिन अब से पानी की सतह कम होना शुरू हो चुकी है। फ्लड कंट्रोल रूम के मुताबिक इस टाइम कोटमिटर के मकाम पर 4,15,000 क्यूसेक का सैलाबी रेला यहाँ से गुजर रहा है। और ये जो ड्राई सिंध के जिस सैलाब से जो इलाके मुतासर हैं वो सिर्फ कच्चे के इलाके हैं। जो ज़राई रास्तों पर लोग जो आबाद होते हैं उनको नुकसान पहुँचा है, उनकी फसलात को नुकसान पहुँचा है, उनके कुछ घरों को नुकसान पहुँचा है। और जो कच्चे के जो लोग हैं वो अपने कच्चे घर छोड़कर पक्के घर की तरफ मुंतकिल हो चुके
चुके हैं और ज़िला इंतजामिया की तरफ से मुख्तलिफ सैलाबी इलाकों में इस टाइम हिफाजती बंद की निगरानी भी की जा रही है और साथ साथ जो रेस्क्यू और महकमा सेहत की टीमें भी मौजूद हैं। अगर खुदा न खास्ता कोई सैलाबी सूरत हाल होती है, अगर पानी के कोई हिफाजती बंद टूटता है तो उसके लिए लोगों को रेस्क्यू करने के लिए इसके रेस्क्यू टीमें भी मौके पर मौजूद हैं। फ्लड कंट्रोल रूम के मुताबिक ये पानी की सतह अब कम होना शुरू हो चुकी है। मजीद 1-2 रोज़ तक ये पानी की सतह अपने मामूल के मुताबिक हो जाएगी। दूसरी तरफ पाक महकमा मौसमियात ने कोई सुलेमान के पहाड़ी इलाकों में एक हफ्ते में मजीद बारिशों की पेशगोई की है, जिसकी वजह से नदी नालों में तूफानी का शदीद खतरा लाक हो चुका है। जी भाई यहाँ तो है मसला, मतलब अभी अंडर कंट्रोल है मामला, लेकिन जाहिर है पानी ने तो आना है, पानी अपना रास्ता बनाएगा। जहाँ जहाँ पानी आया है वहाँ से लोगों को मकानी भी करना पड़ी है, आना है। और ज़रा आज हमें सूरज नज़र आ रहा है कराची में। नाउ वी नीड टू फाइंड आउट कि वेयर आर वी स्टैंडिंग टुडे। अंजुम नज़ीर ज़ैगम साहब हमारे साथ हैं, डेप्टी डायरेक्टर हैं PMD। अंजुम साहब, हमारी वेदर ऐप्स जो है ना सडनली क्लियर हो गई हैं, जैसे कोई बारिश नहीं है, नथिंग, ऑल सनी एंड गुड, लेकिन हम आपको मानते हैं, तो आप हमें बताएं वेयर डू वी स्टैंड टुडे कराची में। जी बहुत शुक्रिया। देखें, ऑलमोस्ट कराची से जो मूसलाधार बारिशों का सिलसिला था वो फिल वक्त जो है वो कंप्लीट हो गया है। कराची से उसका असर इम्पैक्ट ख़त्म हो चुका है। ताहम जो थोड़े बहुत बादल स्काइस पे आपको नज़र आएंगे, उसकी वजह से दोपहर और गैर या शाम में कुछ इलाकों में हल्की फुल्की बारिश, कहीं कहीं गरज चमक भी हो सकती है, बट दैट इज़ आइसोलेटेड इवेंट। कोई मूसलाधार बारिश के फिल वक्त कराची में इम्कानात मौजूद नहीं हैं। ज़बरदस्त। कल परसों जब हमारी आपसे बात हो रही थी, पहले हम जरा कराची की बात करते हैं, फिर बाकी पूरे मुल्क की भी बात कर लेंगे। आपने कहा था देयर इज अनदर सिस्टम दैट विल डेवलप लेटर नेक्स्ट वीक, जो इतना ही पावरफुल या इससे ज़्यादा भी हो सकता है। अब हम उसके लिए भी तैयारी पकड़ना चाहते हैं, तो आप हमें बताएं। और जो डेट्स बन रही थी वो अगले वीकेंड की बन रही थी। जी देखिए, फिल वक्त तो ये जो मॉनसून का एक्सेस है ये शिफ्ट हो रहा है कल से मुल्क के बालाई इलाकों की जानिब, और तकरीबन 27 तारीख से उसका दोबारा इम्पैक्ट जो है वो सदर्न पार्ट्स पे आ जाएगा। तो उम्मीद की जा रही है कि 27 से 31 तक एक और सिलसिला जो है वो कराची को वक्फे से मुतासिर कर सकता है। ताहम इसकी इंटेंसिटी का कहना अभी कबल अज़ वक्त होगा। चलिए, दैट इज़ रिलीफ, क्योंकि नोबडी माइंड्स अ लिटिल बिट ऑफ रेन, लेकिन जो हमने देख लिया पिछले 2-3 दिनों में वो टेंशन हो जाती है, खास तौर पे अगर वो परसिस्ट करे। अच्छा, पहाड़ी इलाकों की, बालाई इलाकों की आप बात कर रहे हैं, तो वो भी सुन के टेंशन होती है, क्योंकि वहाँ जो नुकसान हुआ है वो भी हौलनाक है। मतलब वहाँ तो जानों का ज़िया हुआ है और सैकड़ों लोग इसकी नज़र हो गए हैं। हम पहाड़ी इलाकों में किस इलाके की बात कर रहे हैं? हम KP की बात कर रहे हैं, हम GB की बात कर रहे हैं, हम आज़ाद कश्मीर की बात कर रहे हैं, या अक्रॉस इधर के कुछ लैंडस्लाइडिंग के हम शॉट्स भी ज़ैगम साहब साथ दिखा रहे हैं। जो गिलगित बल्तिस्तान में तबाही आई है वो भी बहुत ही ख़तरनाक है। फिर बुनेर तो हमारे सामने ही है, सवात भी हमारे सामने है। जी सर। अच्छा देखें जी, ये जो आपने विजुअल्स दिखाए, बेसिकली ये लैंडस्लाइड नहीं है, ये ग्लॉफ का इवेंट है। जब ग्लॉफ का इवेंट होता है तो उसमें सिचुएशन जैसे अभी स्क्रीन पे हम देख रहे हैं, तो यही सिचुएशन होती है। ऊपर ग्लेशियर फटते हैं, उनके साथ साथ ज़ाहिर है ग्लेशियर में पानी कम होता है, तो जब वो नीचे की जानिब सिरकता है तो उसके साथ जितनी मिट्टी और पत्थर होते हैं वो डाउन स्ट्रीम आते हैं, सिल्ट जो है वो नीचे तक आती है। अगर आप अंदाज़ा लगा लें कि जैसे हम अक्सर कहते रहे हैं क्लाउड बस्ट, अगर इस इवेंट के साथ क्लाउड बस्ट का फिनोमेना होता, जैसा कि हमने कई दफ़ा ये डिस्कस किया कि क्लाउड बस्ट में 100 मिलीमीटर रेनफॉल पर आवर होती है, तो इसमें इस मिट्टी गारे की निस्बत पानी की क्वांटिटी ज़्यादा होती और वो इतना यानी कि फास्ट होता कि उसके करीब खड़ा कोई भी शख्स जो है वो शायद इस मूवी को बनाने के काबिल ना बचता वहाँ पर। ये बातें सुन के ही हमें ज़ैगम साहब टेंशन हो जाती है, लेकिन ऑब्वियसली अच्छा, मैदानी इलाकों की बात बताएं हमें। सदर्न पंजाब में बहुत से देहात मुतासर हो रहे हैं, लिया, राजनपुर अतराफ में। वहाँ क्या पानी का बहाव और बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है? बारिशें होंगी क्या जिससे सूरत हाल ख़राब हो सकती है? बिकॉज जाहिर है PDMS को हम तो यही चाहेंगे तैयार ही रहें, तैयार होंगी, लेकिन फिर भी और मुतहर्रिक हो जाए। देखिए, 23 तारीख से 27 तारीख तक एक बारिशों को बरसाने वाला सिलसिला मुल्क के बालाई और वस्ती इलाकों को मुतासिर करने जा रहा है, जिसमें मैं सबसे पहले बात करता हूं कश्मीर और GB की, कि 23 तारीख से 27 तारीख तक
जीबी और कश्मीर के अक्सर इलाकों में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश, चंद मुकामात पर शदीद मूसलाधार बारिश के भी इम्कानात हैं। तो जब ये बारिश होगी तो इसके साथ जो हमने अभी इवेंट देखा आप ये इसमें वीडियो के अंदर, तो सेम लाइक सिचुएशन डेवलप हो सकती है क्योंकि शदीद बारिश के इम्कानात भी मौजूद हैं। लाइकवाइज अगर हम केपी की बात करते हैं तो केपी के अक्सर इलाकों में जो ऑलरेडी वनरेबल हैं, जहां पे नुकसान हो चुका है, बशमूल वो तमाम इलाके 23 से 27 तारीख तक इन इलाकों में दोबारा शदीद बारिश के इम्कानात मौजूद हैं और इसमें जो है लैंडस्लाइड और फ्लैश फ्लडिंग के इम्कानात को भी आप रूल आउट नहीं कर सकते। लाइकवाइज अगर हम पंजाब की बात करते हैं तो वस्ती और बालाई पंजाब के अक्सर इलाकों में 23 तारीख से 27 तारीख तक जो है वो बारिश के इम्कानात हैं। इसी तरह जो है 24 से 27 तारीख तक डीजी खान, बखर, लिया, मुल्तान, बहावल नगर, बहावलपुर, राजनपुर, रहीम यार खान के इलाकों में वक्फे से तेज़ हवाओं के साथ बारिश होगी। तो आप इनके नदी नालों में भी जो है जाहिर है वहाँ पे भी फ्लैश फ्लडिंग डेवलप होती है। तो जब वो फ्लैश फ्लडिंग उन नदी नालों से होती हुई दरियाए सिंध में आती है तो ऑफकोर्स दरियाए सिंध में ऑलरेडी जो है तौनसा से लेकर गुड्डू तक जो है वो दरमियाने दर्जे का सैलाब है। तो आने वाले टाइम में जो हमारे रिजर्वायर ऑलरेडी फिल हैं, तरबेला हमारा तकरीबन 100% फिल है और मंगला भी तकरीबन फिल होने के करीब है। इसी तरह अगर ये बारिशें जो है इंडियन ऑक्यूपाई कश्मीर में होती हैं या उसे मुल्हिका जो है इंडियन पंजाब के इलाकों में होती है तो उनके रिजर्वायर भी तकरीबन 75% जो है That's all the time we have. लेकिन हम लोग जो हमें देख रहे हैं हमें बता दें we are not out of the woods yet. तो लिहाजा बारिशों का वो सिलसिला particularly जीबी और आज़ाद कश्मीर हो रहा है लेकिन it's very much there. अभी हम आगे बढ़ेंगे और एक बार फिर साबित हो गया जनाब कि पाक चीन दोस्ती सदाबहार है, हिमालयाज़ से बुलंद है, समुंदरों से गहरी है। ये बचपन से सुन रहे हैं ना हम, बट इट्स इट इज़ एक्चुअली ट्रू इन इट्स ट्रू सेंस। भारतीय दौरे के बाद चीन के वज़ीर ख़ारिजा वांग यी पाकिस्तान पहुँचे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात के दौरान फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी मौजूद थे। इससे पहले वांग यी ने वज़ीर ख़ारिजा नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार से मुलाकात की। दोनों वज़ीर ख़ारिजा ने बाद में मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की। चीन के वज़ीर ख़ारिजा ने वाज़े तौर पर कहा कि चीन पाकिस्तान को अपना सबसे ज़्यादा काबिल एतमाद इत्तेहादी तसव्वुर करता है। ज़बरदस्त किस्म की बात है, मतलब और दोबारा से जब ये बातें रीइंफोर्स होती हैं तो बड़ा ही अच्छा लगता है। और क्योंकि आलमी मंजरनामे में और आजकल की पॉलिटिक्स में, वर्ल्ड ग्लोबल पॉलिटिक्स में इन बातों का रीइंफोर्स होना बड़ा ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है और दुनिया को बड़ी अच्छी तरह नज़र भी आ रहा है। और जब रीइंफोर्स होती है बात तो एक दफ़ा फिर से वो सामने आ जाती है। तो चीन की सफारतकारी में पाकिस्तान को तरजीह देना जो है वो एक प्रायोरिटी है। चीन पाकिस्तान के इलाकाई इत्तेहाद और दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग की हिमायत जो है वो करता रहेगा। वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार का कहना था कि पाकिस्तान की सालमियत और ख़ुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए चीन के अज़म को सराहते हैं। It is my great pleasure to share that two sides enjoy complete unanimity of views and consensus on all important matters. I expressed gratitude to Mr. Wang Yi for China's firm support to Pakistan for safeguarding its sovereignty, territorial integrity and national dignity. There you go. आइन जरा इस पे बात भी कर लें। जी इस पे बिल्कुल बात करते हैं क्योंकि बात हो भी रही थी ना, क्योंकि हमारे अब अमेरिका से भी करीबी रवाबित हो गए हैं हालिया दिनों में, मतलब करीबी रवाबित तो नहीं, बेहतर हो गए हैं और जाहिर है ये हमेशा ही अप्स एंड डाउन्स का शिकार रहे हैं। फिर चीन और अमेरिका के ताल्लुकात को बैलेंस करने के लिए भी सवालात उठ रहे थे, जिसका जाहिर है और भी हलकों की तरफ से जवाब दिया गया कि वी नो हाउ टू बैलेंस थिंग्स। अब्दुल बासित साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर सफारतकार हैं। बहुत शुक्रिया अब्दुल बासित साहब। बासित साहब, कुछ लोगों को ये तहफ़्फ़ुज़ात रहे हैं कि अमेरिका से पाकिस्तान के ताल्लुकात में बड़ी वाज़ेह बेहतरी आई और उसके बाद पाक चाइना रिलेशनशिप मुतासर हो सकते हैं, लेकिन चीनी वज़रा के दौरे और स्ट्रेटेजिक डायलॉग से अच्छी खबरें ही सामने आ रही हैं। तो हम ये तसल्ली रखें कि हमारे दुनिया में जिससे भी ताल्लुकात बेहतर होते रहें, बनते रहें, चीन वुड बी देयर एज अ ब्रदर। हैरत तो ये है कि इस किस्म के शक व शुबहात का इजहार ही क्यों किया जाता है, क्योंकि हमारी फॉरेन पॉलिसी में कोई स्ट्रेटेजिक शिफ्ट तो नहीं आई, ना आने जा रही है। ठीक है, हमारे तो अमेरिका के साथ पहले भी ताल्लुकात हम अच्छे रखना चाहते थे। बाइडन के ज़माने में अलबत्ता कुछ ताल्लुकात में सदमहरी पैदा हुई,
लेकिन अगर आप पाकिस्तान की देखिए क्रिएशन से लेकर अब तक, तो हमारे ताल्लुकात तो रहे हैं किसी न किसी लेवल पे। तो जहाँ तक चीन का ताल्लुक है, हमें तो कभी कोई शक नहीं हुआ कि हमारे एक स्ट्रेटेजिक नोयत के ताल्लुकात हैं वो अपनी जगह पे हैं, और जहाँ तक अमेरिका से साथ ताल्लुकात हैं वो भी हम चाहेंगे कि म्यूचुअली बेनिफिशियल हों और पायदार हों, देरपा हों। तो ये आई डू नॉट नो, कुछ लोग ख़ास तौर पर इंडिया में बड़ा इस वक्त एक प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि उनके पाकिस्तान का रुझान या पाकिस्तान के अमेरिका के साथ ताल्लुकात बेहतर हो रहे हैं, तो इनएविटेबली लाजमन चीन और पाकिस्तान के दरमियान ताल्लुकात ख़राब होंगे, ऐसी कतन कोई बात नहीं है। To hear that, अब्दुल बासित साहब, अब इससे पहले पाकिस्तान, चीन और अफगानिस्तान के भी मुज़ाकरात हुए हैं और हर मामले में ताउन बढ़ाना तय किया गया है। जाहिर है कि पाकिस्तान का अफगानिस्तान से मुतालिक सबसे बड़ा कंसर्न तो दहशतगर्दी ही है। क्या आपको लगता है कि चीन के साथ मिलकर पाकिस्तान और अफगानिस्तान इस मसले पर कंट्रोल हासिल कर सकते हैं? द इंटेंट इज देयर। मेरे ख्याल में चीन की इन्वॉल्वमेंट बड़ी मस्बत है, क्योंकि चीन के अपने भी कंसर्न्स हैं। ईस्ट जो है तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट, उनके भी काफ़ी दहशतगर्दी को लेकर अफगानिस्तान के बारे में कंसर्न्स हैं, और पाकिस्तान के भी हैं, और हम गाए बगाए उनका इजहार भी करते रहते हैं। और अभी जो सेफ तरीकी छठा इजलास हुआ है काबुल में, जो कि 2017 में शुरू हुआ था, तो एक मस्बत पेशरफ्त है मैं समझता हूँ। और चाइना और पाकिस्तान, आई एम श्योर, जो गुज़श्ता रोज़ जो बुध के रोज़ मीटिंग हुई काबुल में, दोनों ने बड़ा खुल के भारत की, अफगानिस्तान की हुकूमत को ये बावर करवाने की कोशिश की होगी कि जो भी स्पेस वहाँ पे है दहशतगर्दों को अवेलेबल, वो उसमें क्रैक डाउन करें, क्योंकि पाकिस्तान, और क्योंकि सारी इकनॉमिक एक्टिविटी भी कर देखिए ना, तो उसका इन्हिसार इसी चीज़ पे है कि दहशतगर्दी पे काबू पाया जाए। और अगर अफगानिस्तान में सी पैक का फेज़ 2 शुरू होने जा रहा है, और अगर अफगानिस्तान सी पैक में शामिल होता है, तो ये लाजमी है कि दहशतगर्दी की जो भी दहशतगर्द हैं, जो भी तंजीमें हैं, उनको मुकम्मल तौर पे जो भी स्पेस उनको अवेलेबल है वो डिनाई की जाए। गॉट इट। हमारे साथ ही हैं बासित साहब। जी बिल्कुल बासित साहब, अब पाकिस्तान की रीजनल अहमियत तो दुनिया मान रही है, अब हम सब देख रहे हैं, लेकिन इंडिया को नज़रअंदाज किया जाना भी certainly मुमकिन नहीं है। इतना बड़ा मुल्क है, इन हालात में इंडिया की रिवायत है कि वो साजिशें बढ़ा देता है, तो इस बार भी क्या ऐसा हो सकता है? इसका खतरा मौजूद है? देखिए, खतरात तो हैं और उनसे हमें ऑब्वियसली डिलीजेंट रहना भी चाहिए, लेकिन ये ज़रूर है कि अब चाइना की इंगेजमेंट से भारत के साथ जो हम देख रहे हैं ताल्लुकात कुछ आगे बढ़ रहे हैं, ट्रेड भी एक लिहाज से जो ब्लैंड ट्रेड था वो भी खुल रहा है, और भी बहुत से जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स जो पेंडिंग थे वो दोबारा शुरू हो गए हैं। तो चीन की इन्वॉल्वमेंट पाकिस्तान भारत के साथ ताल्लुकात में बेहतरी शायद इस बात की गमाजी करता है कि कहीं ना कहीं भारत को अब थोड़ा बहुत केयरफुल होकर रहना पड़ेगा। तो और जहाँ तक उसके ताल्लुकात, चूँकि इस वक्त अमेरिका के साथ भी बहुत सरमहरी का शिकार हैं, कुछ सीरियस प्रॉब्लम्स हैं। देखिए, जब जून में पहलगाम के वाक़े के बाद, मई में सॉरी, जब भारत ने पहलगाम के वाक़े के बाद पाकिस्तान पे हमला किया, तो उस वक्त तक भारत और अमेरिका के ताल्लुकात में गर्मजोशी मौजूद थी, और भारत को ये एहसास था कि अमेरिका उनके पीछे खड़ा होगा। लेकिन जब वॉर शुरू हुई और हमने देखा, तो अमेरिका ने भी एक न्यूट्रल स्टांस लिया, बल्कि उन्होंने तो सीज फायर भी करवाई। तो अब मेरे ख्याल में भारत मोहतात रहेगा, और जिस तरीके से पाकिस्तान ने रिएक्ट किया और जिस तरीके से हमारे हाथों हजीमत उठानी पड़ी, तो भारत के लिए अब कतई मेरे ख्याल में कदर मुश्किल हो गया है कि वो पाकिस्तान पे दोबारा कोई ऐसा मिलिट्री मैसेज करे। Exactly what we wanted to hear। बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल बासित साहब, सीनियर सफारतकार, हमसे बात कर रहे थे। अच्छा जी, ब्रेक ले लेते हैं। व्हाई नॉट। वेलकम बैक जी। हालिया सालों में पाकिस्तान ने क्रिकेट के अलावा जिन खेलों में बड़ा नाम बनाया है, इनमें बॉक्सिंग भी शामिल है, और हमारी बॉक्सिंग के एक मेगा स्टार चैंपियन उस्मान वजीर भी हैं। अभी हाल ही में एक भारतीय बॉक्सर को शिकस्त देकर दुनिया में अपना नाम दोबारा इन्होंने बनाया, पहले ही नाम है, मतलब और रोशन किया, और रोशन किया। मतलब हम जानते हैं अपने अब एक और मुकाबले की, बाय द वे
हमारे ओलंपियन हैं, उनकी भी सर्जरी कामयाब हुई है, यूके से कराई थी उन्होंने, वर्ल्ड एथलेटिक्स की वो तैयारी कर रहे हैं आप। अच्छा, लेकिन कमिंग बैक टू दिस ना, वो पहली चैंपियन थे आप कह रहे हैं, लेकिन जब कोई भारतीय हरीफ हो उसको हरा के हम आगे आते हैं ना, तो हमारे दिल में एक अजीब सी एक डांस सा होना स्टार्ट हो जाता है, एक खुशी सी होती है। तो आए इसी पे बात करते हैं। इस पे एक गाना भी मुझे याद आ रहा है, दिल में डांस वाला। मुझे पता था वही याद आएगा आपको। सो एनीवे जी, अब ये 30 अगस्त को ये मुकाबला 30 अगस्त को होगा। एक और मुकाबले की बात हो रही है बैंकॉक में, जहां इंडोनेशियन हरीफ से जंग होनी है, और ये है WBC सिल्वर वेल्टरवेट चैंपियनशिप के लिए ये मुकाबला होगा, ये लड़ाई होगी। उस्मान हमारे साथ मौजूद हैं। उस्मान, आप फ़ख्रे पाकिस्तान हैं, मतलब पाकिस्तान में इस खेल में आपका नाम हर घर में हर शख्स जानता है। सो यू आर आवर स्टार। अब बताइएगा कि क्या तैयारी है इस मुकाबले के लिए, और हाउ इम्पोर्टेंट इज़ दिस फाइट फॉर यू? अस्सलामुअलैकुम। सबसे पहले आपका जियो नेटवर्क का शुक्रिया, हमेशा से आप लोग सपोर्ट करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, सेम जिससे इंडिया के लिए या किसी भी कंट्री के लिए मेरी तैयारी होती है, और इसी तरह मेरी इस फाइट के लिए भी तैयारी है। और 2 मंथ से मैं ट्रेनिंग कैंप में हूँ, कोच महबूब अहमद एंड कोच नुमान करीम के साथ। तो अल्हम्दुलिल्लाह ट्रेनिंग कैंप भी अच्छा चल रहा है, और सब कुछ हम लोग मेरी डाइट, मेरा ट्रेनिंग प्लान सब कुछ अच्छा एग्जीक्यूट हो रहा है। अच्छा उस्मान, हम आपसे बात भी करते रहते हैं, इन द पास्ट भी हमने की है। हर फाइट के लिए जब आप जाते हैं तो कुछ चेंज करते हैं, कोई ऑल्टर करते हैं अपना रूटीन, अपनी डाइट, अपना स्टेमिना बढ़ाना, बहुत सी ऑब्वियसली चीज़ें इसमें आ जाती हैं, लेकिन पिछले को देखते हुए कोई नई चीज़ आप करते हैं अगली बारी? बिल्कुल ऐसे ही, जो आपका ओपोनेंट होता है, मेरा ये साउथ का ओपोनेंट है, तो हमने इसके मुताबिक हमने तैयारी की है। हर फाइटर का अपना एक स्टाइल होता है फाइट करने का, तो हम उसी के ऊपर हम हमारे जो ट्रेनर्स है वो प्लान एग्जीक्यूट करते हैं कि हमने ऐसे ऐसे एग्जीक्यूट करना है। तो ऐसे ही होता है, हर ट्रेनिंग जो सेशन होता है, हर ट्रेनिंग प्लान होता है वो बिल्कुल डिफरेंट होता है, जिसमें हम न्यू चीज़ें लर्न करते हैं, अपने स्किल्स इंप्रूव करते हैं, और अपने अपोनेंट की वीकनेस को भी स्टडी करते हैं। डेफिनेटली ऐसा ही है कि उसकी क्या वीकनेसेस हैं, कहाँ पे हमें वो जो है स्पेस देगा, कहाँ पे हम पंच हिट कर सकते हैं। तो हर कैंप बिल्कुल डिफरेंट होता है टोटली। अच्छा, हम बॉक्सिंग में ज़ाहिर है इस वक्त वर्ल्ड स्टैंडर्ड में कहाँ खड़े हैं? हमारे बॉक्सर्स दुनिया में बहुत नाम बना रहे हैं, आप हो गए, फिर शाज़िब रिंद हो गए, दीगर भी कुछ और लोग हैं जो अब लोग उन्हें जानते हैं, दे हैव दैट स्टार पावर, दैट स्टार वैल्यू, बट क्या हम पाकिस्तान से एक मोहम्मद अली बनता हुआ देखेंगे? मतलब वेयर डू वी स्टैंड देयर? देखें, आपके चैनल के थ्रू मैं एक रिक्वेस्ट भी करना चाहता हूँ CM सिंध साहब से, सैयद मुराद अली शाह साहब, और जो हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं सरदार मेहर बख्श। आपको पता है, जैसे आप स्टैंडर्ड की बात कर रहे हैं, इसी तरह जब मैं इंडिया से जीत के आया तो ट्रेनिंग कैंप अनाउंस हुआ था, मेरे लिए अमाउंट अनाउंस हुई थी, तो वो अनफॉर्चुनेटली अभी नहीं मिली। अभी 4 दिन बाद मैं जा रहा हूँ दोबारा फाइट लड़ने। अगर हमें ट्रेनिंग कैंप्स नहीं मिलेंगे, इस तरह में सपोर्ट नहीं होगा, तो हम कैसे आप कह रहे हैं उस्मान, जो आपको एक प्राइज मनी थी वो नहीं मिली, और ट्रेनिंग कैंप भी अनाउंस हुआ था, वो जरा बता दें। बिल्कुल है, आपको याद होगा जो CM सिंध ने उन्होंने अनाउंस किया था, जब मैं जीत के आया था, उन्होंने बुलाया भी था, मुझसे मिले भी थे, और उन्होंने कहा कि आज के बाद जितने भी आपके फाइट होंगे हम सपोर्ट करेंगे। और ट्रेनिंग कैंप भी उन्होंने कहा था स्पोर्ट्स मिनिस्टर साहब को कि आप इसको ट्रेनिंग कैंप में भेजें ताकि अगली फाइट की तैयारी करें। तो अभी मैं वाहिद बॉक्सर हूँ जो पाकिस्तान से 168 कंट्री में मेरी फाइट लाइव होगी डज़ोन के थ्रू। मैं फर्स्ट पाकिस्तानी हूँ जो इस प्लेटफॉर्म में लड़ रहा हूँ, और 168 कंट्रीज में मेरी फाइट लाइव होगी पे पर व्यू। तो अल्हम्दुलिल्लाह एक बहुत बड़ा एक अचीवमेंट है पाकिस्तान के लिए। मगर फिर वो अब मैं फाइट पे जा रहा हूं, अभी तो ज़ाहिर है एक ब्रेन इमरजेंसी भी है सूबे में, लेकिन हम याद दहानी कराएंगे एंड वील ट्राई टू गेट इन टच विद मोहम्मद बख्श मेहर साहब टू, और उनको भी याद दिलाएंगे कि भाई ज़ाहिर है वज़ीर आला ने तो अहकामात देने होते हैं, आगे फॉलो अप तो आगे महकमे ने करना होता है। लेकिन इस बात को वी अंडरस्टैंड कि इस बात को ज़रा वक्त गुजर चुका है और अब तक ये हो जानी चाहिए थी। एंड कैन भी आपकी तवज्जुह से, और एक बॉटम लाइन ये हमने पहले भी होते हुए सुना है कि जब आई एम श्योर के हो जाएगा, हम बिल्कुल नहीं कह रहे, लेकिन जब किसी भी स्पोर्ट में किसी भी चैंपियन को यहाँ से कोई तोहफे वगैरह इस तरह अनाउंस किए जाते हैं, प्लीज़ ऑनर किया करें। बहुत ही एम्बैरेसिंग हो जाता है कि हम ही को कुछ वादा किया हो हमें ऑनर करने के लिए, और वो सिर्फ कैमरास और लाइट्स के लिए, और उसके बाद वो ऑनर ना हो, तो ये अच्छा नहीं लगता। इन योर केस होपफुली हो जाएगा। वफाकी वज़ीर इत्तलात हैं अता तारड़ साहब, शाज़िब रिंद वाले मामले में भी इसी तरह का कुछ डिले हुआ था, उन्होंने माजरत की थी। जी बिल्कुल ऐसा ही हुआ उनसे, और फिर उनके वालिद और उनके भाई को बुलाया था वज़ीर आज़म हाउस, और वहाँ पे फिर उन्हें वो रकम दी गई थी। अच्छा जी, कमिंग बैक टू अ फाइट नाउ,
सो हाउ होपफुल आर यू एंड हाउ होपफुल वी शुड बी? बताइएगा, ये जो आपके हरीफ हैं इंडोनेशियन, इनकी क्या रैंकिंग है और वो किधर स्टैंड करते हैं इन वर्ल्ड रैंकिंग? बिल्कुल, वो इंडोनेशिया नंबर 1 है। फॉर्मर WBC और बहुत सारे उनका एक्सपीरियंस है। 2006 में उन्होंने डेब्यूट किया था, तो वन ऑफ द बेस्ट बॉक्सर है एशिया से, और एक्सपीरियंस भी ज़्यादा है एज वाइज और बॉक्सिंग के अंदर भी। तो डेफिनेटली मैं वहीं जिस तरह 16-0 था, मेरी यही कोशिश है कि मैं लाइक 17-0 अनडिफिटेड रहूँ पाकिस्तान के लिए। और एज अ मुस्लिम आपको पता है हमेशा बिलीव होता है, हम तो मेहनत करते हैं, रिजल्ट अल्लाह देता है। तो होपफुली इंशाल्लाह 30 अगस्त को मैं 17-0 और पाकिस्तान का अपने इलाके के लिए बल्तिस्तान आप सबका नाम रोशन 17-0 है मुस्कान। अच्छा, हम चूंकि आपको जानते हैं, आपसे हमारी मुलाकात भी रहती है, बातें भी होती रहती हैं, तो हमारा तो हर फेवर और हर दुआ आप ही के लिए होती है। लेकिन जैसे कि अभी हमने देखा है कि आपके अपोनेंट कौन होंगे इंडोनेशियन फाइट में भी, हमें देख के भी लग रहा है कि यूल डू बेटर। कभी कभार आप अपने अपोनेंट को कहीं अंडर एस्टिमेट कुछ ऐसा तो नहीं करते कि यार इसको तो मैं हरा ही दूंगा, या फिर हर किसी को आप बहुत सीरियसली लेते हैं? डेफिनेटली हर ओपोनेंट, क्योंकि बॉक्सिंग स्पोर्ट्स है, इसमें अगर एक न्यू फाइटर जो सिर्फ जिसने 6 मंथ ट्रेनिंग की वो भी पंच करता है तो आप सेम ही हर्ट होते हो, और जो 6 साल ट्रेनिंग करके आपको पंच करता है सेम, क्योंकि बॉक्सिंग है इसमें फिजिकल आप हर्ट होते हो। तो इसमें क्योंकि स्कोर वाइज भी ये नहीं है कि आप पॉइंट्स में आपके कोई टेबल पॉइंट चल रहा है या कोई आप स्कोरिंग हो रही है, तो इसमें ये होता है कि जब आप हिट करते हो एक दूसरे को तभी आपको पॉइंट मिलता है। तो आपको पता है लाइक उसमें फिर डेफिनेटली, और वैसे भी एज अ मुस्लिम हमें लाइक कभी भी एक गरूर करना या चीजें हमारे अंदर है नहीं। बहुत अच्छी बात है, यू आर सुप्रीम टैलेंट माशाल्लाह उस्मान, जबरदस्त। गुड लक, और इंशाल्लाह जब आप जीत के आएंगे तो आपको जहमत देंगे, फिर हमारी आपसे बात होगी, जो कि वो भी अब एक रिचुअल ही बन गया है कि हमारी बातचीत चलती रहती है व्हेनेवर ही विंस। अच्छा जी, सो दैट इज दैट, और अभी हम एक ब्रेक ले रहे हैं। गुड मॉर्निंग। अच्छा, एक तो हम ऑब्वियसली बारिशों की बात कर रहे हैं और क्या तबाही हुई, बारिशें रुक के नहीं दे रही, मतलब बड़ा अरसा गुजर रहा है, लोग बीमार होना स्टार्ट हो गए हैं। और फिर होता यही है हर समर ऑलमोस्ट कि जब बारिशें होती हैं तो अपने साथ कुछ बीमारियां लेके आती है ना। अच्छा, और दूसरी ये खबर, खैबर पख्तूनख्वा में तो अभी चैलेंज है ना, क्योंकि जख्मी कितने हैं, जख्मी कितने हैं। एहतशाम अली साहब है, मुशीर सेहत खैबर पख्तूनख्वा, वज़ीर आला के मुशीर हैं, बहुत शुक्रिया एहतशाम साहब। एहतशाम साहब, हालिया मानसून तो अभी चल रहा है, सैलाब है, लैंडस्लाइडिंग है, वॉट नॉट, जो नुकसानात हुए हैं, इनमें मुतासरीन को सेहत की सहूलियात पहुँचना ये भी एक चैलेंज सर्टनली है। क्या तैयारी की है आप लोगों ने, किस तरह से सिस्टम मैनेज कर रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस तरह आपको पता है कि हमारे कुछ अजला में जो क्लाउड बस्ट हुआ है और जिनसे काफ़ी अमवात भी हुई है और मुख्तलिफ इशूज़ जो है ना वो सामने आई हुई है, तो उसके लिए महकमा सेहत ने, मैं चूँकि खुद गया हूँ, जाके एक एक जगह को मैंने चेक किया हुआ है, अपने साथ डॉक्टर्स की टीम लेके गया हूँ, पैरामेडिक्स की, नर्सिस की, और सारी चीज़ें, स्पेशली अद्वियात, मैं अद्वियात भी खुद लेके गया हूँ, और मुख्तलिफ डोनर से मेरी मीटिंग हो गई है, उन्होंने जो चीज़ें हमें दी हुई वो भी हमने प्रॉपर तरीके से, अब जो मतलब है कि जो शांगला है, सवात है, बाजोवड़ है, बुनेर है और फिर सवाबी, तो इन जगहों पे हमने वो मेडिसिन भी अवेलेबल कर दी है। टेंटेड हॉस्पिटल हमारे पास इमरजेंसी में मौजूद है, खुदा न खास्ता अगर उनकी जरूरत पड़ी तो वो भी हम लगवा सकते हैं। चलिए, दैट इज़ गुड टू नो। ये बताइएगा कि अब ये ऑब्वियसली एक मरहला है जो रेस्क्यू और फौरी इमदाद का है, लेकिन इसके बाद बड़ा एक लॉन्ग टर्म चैलेंज है। बहुत सी बीमारियां जो हैं वो फैल जाती हैं, ख़ासतौर पे जहां पानी खड़ा हो। हमने देखा है मतलब मलेरिया, गैस्ट्रो, स्किन, जल्द के इश्यूज, बहुत कुछ होता है। उसके लिए तैयारी है आप लोग, यू आर प्रिपेयर्ड फॉर दैट? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे पास किस चीज की कमी नहीं है, हमने हर एक चीज प्रोवाइड की हुई है, इन बल्क प्रोवाइड की हुई है। इमरजेंसी तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन तरीके से कैटर हो गई। अब ये जो सैलाब आया हुआ है, इसके बाद जो बीमारियां जन्म लेती है, स्पेशली उसमें मलेरिया भी है, डायरिया और ये स्किन, सारे ये डिजीज, इनके लिए हमने मेडिसिन प्रोवाइड की हुई है उधर हॉस्पिटल्स में। इवन मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि मुझे अभी ये मैसेजेस मौसूल हुए हैं कि सर मेडिसिन हमारे पास बहुत है, डॉक्टर्स बहुत हैं, अगर जो भी मतलब है कि अगर मजीद डिमांड आएगी तो फिर हम आपको बता देंगे। अभी आप इधर स्टॉक कर ले तो हमारे वेयर हाउसेस शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह भरे पड़े हुए हैं।
कॉन्फिडेंस है कि यू आर ऑल सेट एंड प्रिपेयर्ड फॉर इट, तो ये अच्छा लगा सुन के। अच्छा, अभी हम जा रहे हैं सीधा बहावलपुर, वहाँ पे बारिश के बाद क्या सूरत हाल है, आने वाले दिन की क्या तैयारी है, आने वाले दिनों की। अमीन अब्बासी इज टेलिंग अस। जी, मैं इस वक्त दरिया सतलुज के किनारे पर मौजूद हूँ और आप ये देख रहे होंगे, कैमरामैन ज़ीशान इकबाल आपको दिखाएंगे कि दरिया की सतह में भी इजाफा हो रहा है और पानी के बहाव में भी तेज़ी है। लेकिन महकमा आबपाशी का जो गेज मीटर है उसके मुताबिक इस वक्त दरिया सतलुज में निचले दर्जे का सैलाब है। दरिया सतलुज का जो खैरपुर तहसील का इलाका है, उसके साथ साथ बहावलपुर सदर तहसील का जो इलाका है, वहाँ पर सैलाबी पानी ने तबाही मचा दी है और ये तबाही जो है वो सतलुज के किनारे मौजूद है और वहाँ तबाही आ रही है जो का गांव देहात हैं। That is it, and this was a packed week as well, and we're going to see you inshallah Monday. Be safe.